हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन क्या है? ये फ्रिक्शन इसी बात की बात कर रहे थे। तो फ्रिक्शन से स्टार्ट करते हुए मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे देता हूँ और उससे आगे बात को बढ़ाते हैं, क्योंकि बात बढ़ाने के लिए बात को रिवाइज भी करना पड़ता है। तो भाई एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका ये वेट मास जो है 10 kg है, और जिस सरफेस पर ये रखा हुआ है उसके लिए म्यू की वैल्यू है 0.2। ठीक है। अभी आगे की साइड आप इस पे लगा रहे हो फोर्स। ठीक है, आगे की साइड फोर्स लगा रहे हो और इस पे फोर्स आपने लगाया 5 न्यूटन का। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, पहले तो मुझे ये बताओ कि ब्लॉक चलेगा भी या नहीं। तो चलने के लिए आपको क्या है, यदि इस स्टेशनरी ब्लॉक को आगे बढ़ाना है तो इस पर जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा उसको पार करना पड़ेगा। आपको जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगना होगा उसको पार करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आप अपने दिमाग में रखना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को आपको पार करना पड़ेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन ब्रेक करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होती है, वो होती है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या है? स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, लेकिन कौन सा वाला? स्टैटिक वाला। तो अभी ये स्टेशनरी की कंडीशन चेक करना चाह रहे हैं, ये चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा। तो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन इस पर इतना लग सकता है। अब म्यू एस तो हो गया यहाँ पर 0.2। एन की वैल्यू क्या होगी भाई इस केस में? एन इसमें सिर्फ इस ब्लॉक पर, यदि मैं ब्लॉक की बात करूँ तो ब्लॉक पर 2 फोर्स लग रहे होंगे। एक तो इस पर जो सरफेस है वो एन लगा रही होगी, एक ब्लॉक पर लग रहा होगा एम जी नीचे की साइड में। तो यहाँ पर एन इक्वल टू एम जी होगा, इसीलिए एन की वैल्यू एम जी, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं है। तो यहाँ से म्यू एस की वैल्यू 0.2, एम की वैल्यू 10 इंटू जी की वैल्यू भी 10। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी 20 न्यूटन आ जाएगी। मतलब मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है 20 न्यूटन। तो आगे की डायरेक्शन में यदि आप फोर्स लगाते हो 5 न्यूटन का, तो ये ब्लॉक बिल्कुल नहीं चलेगा। मतलब ब्लॉक नहीं चलेगा, कुल मिला के बात है, ब्लॉक नहीं चलेगा। ब्लॉक जिस जगह पर रखा हुआ है उसी जगह पर रखा रहेगा। तो अब मुझे ये बताओ कि इसमें मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग सकता है? मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू हो सकती है वो होती है 20 न्यूटन, लेकिन आगे फोर्स लगा रहे हो तो 5 न्यूटन। तो क्या इस पर फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा? नहीं लगेगा यार, इसमें फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितना आगे फोर्स लगा रहे हो उतना ही लगेगा। नहीं तो यदि मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होता तो ये पीछे भागने लगता ना, पीछे तो नहीं भाग रहा। तो इसका मतलब ये है कि इस पर अभी यदि इस कंडीशन में आपसे कोई पूछ ले कि फ्रिक्शन लगेगा कितना, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आप बोलोगे 5 न्यूटन होगी इस केस में। समझ रहे हो? 5 न्यूटन होगी। यदि आपने फोर्स इंक्रीज कर दिया और यहाँ पर कर दिया 15 न्यूटन, तो भी इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की डायरेक्शन में 15 न्यूटन लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता रहता है। और ये एडजस्ट कब तक करेगा? जब तक इसकी लिमिटिंग वैल्यू नहीं आ जाएगी। जैसे ही लिमिटिंग वैल्यू को पार किया आपने, जैसे ही यहाँ पर फोर्स लगा दिया 25 न्यूटन का, 25 न्यूटन का मतलब 20 से ज़्यादा हो गया, तो अब फ्रिक्शन लगेगा लिमिटिंग। अब फ्रिक्शन लगेगा लिमिटिंग लगाएगा। तो लिमिटिंग को भी ये पार कर गया, लिमिटिंग को भी पार कर गई ये वैल्यू 25। मतलब अब ये मोशन करने लगेगा, अब ये मोशन में आ जाएगा। यदि मोशन में आ गया, यदि ये मोशन में आ गया, तब यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू होगी 0.5 इंटू एम इंटू जी। 0.15 क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी 0.15, और ये 10 इंटू 10 क्यों लिख दिया मैंने? थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ आपके लिए। तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन अभी लगेगा इसमें पीछे की डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू होगी म्यू के इंटू एन, और एन की वैल्यू अभी अपन ने देखी थी एम इंटू जी है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15 न्यूटन। देखो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन इस पर कितना लग सकता था? 20 न्यूटन, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? 15 न्यूटन। मैंने बताया भी था आपको कि काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। क्यों होता है? क्योंकि उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा फोर्स रिक्वायर होता है एज़ कम्पेयर टू जो चल रहा है, तब उसको जो फ्रिक्शन से ओवरकम करना है वहाँ पर कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर यदि मैं एफ नेट की बात करूँ, तो जो नेट फोर्स होगा मास इंटू एक्सिलरेशन, यही होगा। नेट फोर्स इस ब्लॉक पर लग कितना रहा है? आगे 25, पीछे की डायरेक्शन में 15, इक्वल्स टू इसका मास इंटू इसका एक्सिलरेशन। तो यहाँ से एक्सिलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ये आपका एक्सिलरेशन हो जाएगा। इसको समझने में आपको ये बताओ पहले तो कि कोई डाउट तो नहीं आ रहा आपको? ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर ये क्या बता दिया आपने, क्या नहीं बता दिया? बोलो, ऐसा लग तो नहीं रहा? ठीक है, अब मैं आपको करा देता हूँ एक क्वेश्चन और, जो कि एंगल ऑफ रीपोज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एंगल ऑफ रीपोज से। एंगल ऑफ रीपोज याद करो। पहले तो ये होता क्या, ये याद करना पड़ेगा आपको। यदि कोई ब्लॉक है यहाँ पर रखा हुआ है,
ये एंगल है कुछ थीटा। ओके, और इस सरफेस के लिए, सॉरी, सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है, मास इसका 5 kg। इस सरफेस के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट म्यू एस की जो वैल्यू है वो मैं दे देता हूँ आपको 0.75। 0.75। अब मुझे पहले तो आप ये बताओ कि इसमें एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू क्या होगी। वो एंगल कि जिससे आपने थोड़ा सा ज़्यादा एंगल किया तो ये नीचे गिरने लगेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो भाई उसकी वैल्यू, अच्छा पहली बात, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज मास वगैरह पे डिपेंड नहीं करता, भले ही आप 5 kg मास रखो, 10 kg रखो, 15, 20, 25, 30, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज में कहीं मास की टर्म थी क्या, नहीं थी। वो तो सीधा सीधा फॉर्मूला था थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, यही फॉर्मूला था। अपने को म्यू एस की वैल्यू पता है यहाँ से, tan इनवर्स 0.75 कितना होता है, 3/4। जैसे ही ये 3/4 आप सुनो, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 37 क्या होता है, 3, 4, 5। तो tan 37 की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 3/4। मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज कितना आ रहा है अपना, एंगल ऑफ रिपोज कितना आ रहा है, 37 डिग्री। पहली बात तो ये, क्या ये बात आपको समझ आई या नहीं आई। एंगल ऑफ रिपोज कितना आ रहा है, 37 डिग्री। अच्छा ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज निकाल लोगे इजीली। अब मैंने क्या बोला आपसे कि जो मैंने ब्लॉक रखा है वो यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पे रख दिया, 60 डिग्री के एंगल पे रख दिया। तो पहले ये बताओ, ये ब्लॉक नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा। 100% गिरना ही है इसको, क्योंकि इसके लिए एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू तो आ रही है 37 और आपने एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा एंगल रख दिया, तो ये नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तब फिर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बताओ इसका एक्सीलरेशन कितना होगा। यदि ये नीचे गिर रहा है तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा। तो भाई इधर फोर्स लगेगा कितना, इस पर mg, ये लगेगा mg। इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कौन सा आएगा, mg। mg मतलब 50 हो जाएगा, mg कॉस या साइन, कॉस थीटा, ये याद है ना आपको। इसके अलोंग जो कंपोनेंट होता है वो होता है साइन थीटा, तो इसके अलोंग आ जाएगा 50 साइन ऑफ 60। इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल फोर्स, क्योंकि ये इस वाले जो प्लेन है इसके इस डायरेक्शन में तो चल नहीं रहा, यहाँ पे तो स्टेशनरी सिर्फ इधर नीचे मूव करेगा। मतलब एन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए भाई, एन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए 50 cos 60 की, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, मतलब एन की वैल्यू आ जाएगी 25 न्यूटन। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। म्यू एस की वैल्यू इतनी दे रखी है और आपको म्यू के की वैल्यू दे रखी है भाई, कि म्यू के की वैल्यू है इसके लिए 0.60 बिल्कुल होगी, क्योंकि म्यू के की वैल्यू म्यू एस से कम हो रही। अब आपने ये तो पता कर लिया, क्योंकि ये स्टेशनरी नहीं रहेगा, क्योंकि इसके लिए एंगल जो है एंगल ऑफ रिपोज जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है। जो गिवन एंगल है एंगल रिपोज से ज़्यादा है, मतलब ये नीचे गिरेगा। अब नीचे गिरेगा तो इस पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, इस पर लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू एस काम में नहीं लोगे आप, म्यू के काम में लेना पड़ेगा। पीछे की डायरेक्शन जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा फ्रिक्शन पीछे क्यों लगेगा, फ्रिक्शन पीछे इसलिए लगेगा क्योंकि इसका मूवमेंट आगे की डायरेक्शन में हो रहा है। फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है। तो रिलेटिव मोशन अब 5 kg का ब्लॉक का किधर हो रहा है, नीचे, तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू के इंटू एन। तो म्यू के की वैल्यू तो 0.60, एन कितना हो जाएगा इस केस में, एन की वैल्यू मैंने निकाल दी 25। एन एम जी नहीं है इस केस में, पता है ना आपको, एन एम जी नहीं है, एम जी कॉस थीटा है, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 50 न्यूटन, मतलब पीछे की डायरेक्शन में 50 न्यूटन फोर्स लगेगा। तो इस पर नेट फोर्स यदि मैं निकालूँ, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसी से इसका एक्सेलरेशन निकालोगे, तो इस पर एफ नेट लग कितना रहा है भाई, तो नीचे की डायरेक्शन में 50 cos 50 साइन 60, तो साइन 60 मतलब √3/2 इक्वल टू, नो नेट फोर्स, मतलब पीछे की डायरेक्शन का फोर्स कितना है 50। नेट फोर्स तो यही हुआ ना नीचे की डायरेक्शन में, एक तो ये वाला ग्रेविटेशन का जो कंपोनेंट आ रहा है और एक दूसरा पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शन, तो उसमें से माइनस कर दोगे फ्रिक्शन को, तभी तो नेट फोर्स आएगा नीचे की डायरेक्शन में। इक्वल टू इसका मास कितना है 5 इंटू इसका एक्सेलरेशन, तो यहाँ से इसका एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये स्टेशनरी नहीं है तो किसी ना किसी एक्सेलरेशन से चल रहा होगा, तो वो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप यहाँ से इजीली निकाल पाओगे। बल्ले मुझे क्या हो, ये बात समझ आ गई, इजीली समझ में आ गई ना आपको, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको।
एक दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, बस सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट है। मास है आपका, मास, मास की वैल्यू जो है वो है 10/√3। ठीक है, मास ऐसा है कुछ 10/√3। और आपको एंगल ऑफ रिपोज जो है वो दे रखा है 45 डिग्री। म्यू एस की वैल्यू वही है जो अभी अपन ने ली थी 0.75, और म्यू के की वैल्यू वही है जो अभी अपन ने ली थी कितनी, 0.60। ओके ओके ओके। अब आपसे पूछ लिया मैंने, दो तीन केस हैं उसमें। ये है, आप क्या कर रहे हो, इस वाले ब्लॉक पर पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। एक्सटर्नल फोर्स मतलब इस ब्लॉक को पीछे की डायरेक्शन में खींच रहे हो। क्यों खींच रहे हो वो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ। फर्स्ट इसका पार्ट है कि ये ब्लॉक स्टेशनरी रहे। ब्लॉक स्टेशनरी रहे तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये पूछा आपसे। पहले तो ये बताओ ये स्टेशनरी होगा या चलेगा, पहले तो ये बताओ। इसके लिए पहले एंगल ऑफ रिपोज निकालोगे आप, और एंगल ऑफ रिपोज अभी अभी निकाल ही चुके हैं अपन। इसके लिए कितना आया था वो 37, तो थीटा आर आया था 37 डिग्री। जी बोलिए जी, 37 डिग्री आया था। तो 37 डिग्री आया था, तो इससे ये बात तो कन्फर्म हो गई कि ये नीचे ही चल रहा हो, नीचे चलना चाहेगा, नीचे चलना चाहेगा। क्योंकि इसकी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन किधर है, नीचे। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन किधर है, नीचे, तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे। यदि इसकी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इधर है तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे। अच्छा 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 अच्छा। अब ये बताओ म्यू एस इंटू एन लगेगा या फिर म्यू के इंटू एन लगेगा। क्योंकि मैं एक फोर्स एफ लगा के इसको स्टेशनरी रखना चाह रहा हूँ। ये नीचे गिरना चाह रहा होगा भाई, ये नीचे गिरना चाह रहा होगा, लेकिन क्योंकि वो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो भी इसको नहीं रोक पा रही, तो मुझे एक्स्ट्रा एफ फोर्स लगाना पड़ रहा है। यदि इसको सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन रोक लेता तो कोई बात ही नहीं थी, तो कोई बात ही नहीं थी, मुझे एक्स्ट्रा फोर्स पीछे नहीं लगाना पड़ता इसको रोकने के लिए। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन भी नहीं रोक पा रहा है, तभी मुझे एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा कुछ लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसमें लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में। क्यों, समझ गए ना आप क्यों लगेगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन भी नहीं रोक पा रहा है, तभी तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है पीछे, ताकि वो नीचे नहीं गिरे। तो पीछे एक लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू तो आपको पता ही है, एफ लिमिटिंग की वैल्यू म्यू एस इंटू एन, म्यू एस 0.75, और एन की वैल्यू इस केस में कितनी आती है, एन की वैल्यू आती है एम जी, और इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होता है मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, एम जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन का कंपोनेंट एम जी साइन ऑफ थीटा। थीटा मतलब समझ गए ना, थीटा मतलब क्या, 45 डिग्री। तो यहाँ से एफ लिमिटिंग की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एफ लिमिटिंग की वैल्यू आ जाएगी। और नीचे की डायरेक्शन में फोर्स कितना, एम जी साइन थीटा। तो देखो वाई डायरेक्शन के फोर्स बैलेंस किए थे तो एन की वैल्यू आई थी ना, एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा। क्योंकि मुझे इसको इसी पोजीशन पर रोक के रखना है, मतलब इधर वाली फोर्स इक्वल टू उधर वाली फोर्स। तो उधर एक फोर्स लगा रहा हूँ मैं एफ रोकने के लिए, और इसमें लग रहा है उधर लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन मत लगा देना इस केस में, नहीं तो फंस जाओगे। काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों नहीं लगाना पता है ना आपको, क्यों नहीं लगाना काइनेटिक फ्रिक्शन, इसलिए लगाना क्योंकि ये ब्लॉक चल थोड़ी रहा है, अपने को इसी पोजीशन पर रोकना है। तो इक्वल टू हो जाएगा नीचे वाले फोर्स, तो नीचे वाले फोर्स मास इंटू जी एम जी इंटू साइन थीटा, मतलब साइन 45, साइन 45। यहाँ पर सारी वैल्यू पता है तो आप एफ की वैल्यू निकाल दोगे, मतलब आपको कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये उसी पोजीशन पर रुक पाए, ताकि ये उसी पोजीशन पर रुका रह सके। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि मैं कितना फोर्स एफ लगाऊं ताकि ये ऊपर की डायरेक्शन में चले, किस एक्सीलरेशन से, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चलने लगे। और किस डायरेक्शन में चलने लगे, ऊपर वाली डायरेक्शन में भाई। अब आपको इतने ज़्यादा फोर्स लगाना, अभी ये फोर्स तो सिर्फ बैलेंस करने के लिए लगाया था, अब मुझे फोर्स और बढ़ाना पड़ेगा तभी ये एक्सीलरेट कर पाएगा ऊपर की डायरेक्शन। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऊपर की डायरेक्शन में मुझे कितना फोर्स लगाना चाहिए ताकि ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चल सके। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कोई नहीं। अब यहाँ पे लिमिटिंग विमिटिंग सब हटाना पड़ेगा। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर मूव करेगा, ऊपर मूव करा रहे हैं अभी इसको 4 मीटर पर सेकंड, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा भाई, फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, इसमें फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक, क्योंकि ये मूव कर रहा है वो। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी म्यू के इंटू एन, और म्यू के की वैल्यू जी 0.6 इंटू एन की वैल्यू है एम जी की वैल्यू 10 इंटू एम जी
और ये म्यू एन यही है ना, एम जी कॉस थीटा मतलब कॉस 45, मतलब ये वाली वैल्यू, यहाँ से एफ के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये आपको ऊपर की डायरेक्शन में चलाना है, तो ऊपर की डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स है पहले ये मुझे ये बताओ। ऊपर की डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ ये फोर्स है, सिर्फ और सिर्फ ये फोर्स है, माइनस नीचे वाली डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स है, एम जी साइन थीटा, तो एम की वैल्यू है 10/√3, जी की वैल्यू 10 इंटू साइन थीटा मतलब साइन 45, प्लस नीचे की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, ये वाला काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये वाला काइनेटिक फ्रिक्शन, तो इसको मैं लिख देता हूँ 60/√6। ये कैसे आया कि इसको सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वालों को नीचे वालों को, तो नीचे की डायरेक्शन में ये फोर्स है, ऊपर की डायरेक्शन में ये फोर्स है, तो ये नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स जो होता है, नेट इसको हटा दो, नेट फोर्स जो होता है वो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास की वैल्यू कितनी है 10/√3 इंटू इसका एक्सीलरेशन कितना है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं चाह रहा हूँ इतने से चले, तो यहाँ से आप फोर्स की वैल्यू निकाल दोगे, यहाँ से आपको फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी कि आपको कितना फोर्स लगाना चाहिए ताकि ये ऊपर की डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चल सके। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिर्फ इतना ही था। यदि वो ऊपर चलेगा तो फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन, जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन हो रहा होता उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। तो मैंने आपको कंप्लीट डेफिनेशन फ्रिक्शन की क्या बताई थी कि फ्रिक्शन अपोजिट्स रिलेटिव मोशन इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, और फ्रिक्शन अपोजेस टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इफ ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। यदि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी एक जगह पे रखा हुआ है तो जिस डायरेक्शन में उसकी टेंडेंसी है मूव करने की उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा, और यदि मूव कर ही रहा है तो जिस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है उसके अपोजिट लगेगा, और मूवमेंट जब हो रहा है तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। यदि स्टेशनरी है उस केस में जो फ्रिक्शन होता है वो होता है अपना स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स नहीं होती, जितना आगे फोर्स लगाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन उधर उतना ही लग जाएगा, लेकिन कब मैक्सिमम वैल्यू तक, मैक्सिमम वैल्यू फिक्स होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसकी वैल्यू कितनी होती है μs इंटू एन, μs मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, μs इंटू एन। लेकिन जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है उसकी वैल्यू तो फिक्स ही होती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है μk इंटू एन। तो ये बात मैं आपको समझा पाया या नहीं, μk इंटू एन होती है इसकी वैल्यू, और ये वैल्यू फिक्स होती है। इसमें कोई 2 राय या 3 राय तो नहीं है आपकी, 4 5 राय 6 राय 7 राय ऐसा कुछ राय तो नहीं आ रही है आपकी, तो बोल दो यदि कुछ राय वगैरह हो तो। ठीक है, राय वगैरह नहीं है तो मैं आपको देता हूँ दूसरा क्वेश्चन। अभी फ्रिक्शन के ही न्यूमेरिकल चल रहे हैं, आपने कुछ फ्रिक्शन के धमाकेदार न्यूमेरिकल इस टाइप के देखे होंगे कि एक ये ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास 10 kg मान लेता हूँ मैं, इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मैं वेट मान लेता हूँ कि 4 kg है। ठीक है, इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है और इस फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.2, और ये वाली सरफेस जिस पे रखा हुआ है ये सरफेस एकदम क्या है स्मूथ। यदि स्मूथ जो सरफेस होती है इसका मतलब इसके लिए म्यू की वैल्यू होती है 0, स्मूथ सरफेस म्यू की वैल्यू 0। अच्छा, आप एक फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, आप एक फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे आप इस पर थोड़ा फोर्स लगाओगे, यदि थोड़ा फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक क्या होगा, इस ब्लॉक को अपने साथ लेके चलेगा। यदि आप इसको धीरे धीरे खींचोगे तो ये दोनों ब्लॉक साथ साथ में चलेंगे, क्योंकि इनके बीच में फ्रिक्शन भी एग्जिस्ट करता है। यदि आपने फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, फोर्स की वैल्यू एक साथ फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी, तो ये वाला ब्लॉक यहीं रह जाएगा, ये छूट जाएगा, नीचे गिर जाएगा, ये वाला ब्लॉक इसके साथ नहीं चल पाएगा। जैसे आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा कि जब फर्स्ट लॉ वाला जो एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो इसमें क्या करते हैं, एक नीचे ऐसा कोई कपड़ा रखते हैं जिसमें फ्रिक्शन की वैल्यू कम से कम हो, और उसको तेज़ी से आगे खींचते हैं, जब तेज़ी से आगे खींचोगे तो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। उससे जो भी आपका कपड़ा है जिसको आप खींच रहे हो उसके साथ में नहीं जा पाएगा, उसके साथ में नहीं जाके वो नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई? ये क्वेश्चन यहाँ से अभी आपके दिमाग में यहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी कि देखो, यदि आप इस पर कम फोर्स लगाते हैं, यदि उस कपड़े को जिस भी कपड़े पे आपको दिखाया जाता है फर्स्ट लॉ के एक्सपेरिमेंट के, देखो ये सारे ग्लास गिर नहीं रहे हैं, जिस पोजीशन पे रखे थे उसी पोजीशन पे रखे हुए हैं, ऐसा आपको यूट्यूब वीडियो में देखा होगा ना। तो भाई वहाँ पर पहली बात तो वो कपड़ा यूज़ करते हैं ऐसा जिसका जिस कपड़े और ग्लास के बीच में फ्रिक्शन कम से कम लगे, मतलब बहुत स्मूथ कपड़ा यूज़ करेंगे। दूसरी बात, उस कपड़े को वो ऐसे धीरे धीरे नहीं खींच सकते,
यदि वो धीरे धीरे फोर्स लगाओगे, इस पर धीरे धीरे फोर्स लगाओगे तो कपड़े के साथ साथ में ग्लास भी साथ में चलने लगेगा। तो आपको फोर्स तेज़ी से तेज़ फोर्स लगाना पड़ता है ताकि कपड़ा आगे चला जाए और ब्लॉक अपनी जगह पर रह जाए। यही वाला केस यहाँ पर, यदि आपने तेज़ी से फोर्स लगा दिया 10 kg पे, 10 kg आगे चला जाएगा और 4 kg नीचे गिर जाएगा। यदि आपने फोर्स कम लगाया तो दोनों साथ में लगाएंगे चलेंगे। तो मैं आपसे सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि फोर्स की वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्सिमम, ताकि ये दोनों साथ साथ चलें। फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ताकि ये साथ साथ चलें। उससे ज़्यादा फोर्स आपने लगा दिया तो ये वाला डेफिनेटली नीचे गिर जाएगा, ये इसके साथ नहीं चल पाएगा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखो इन दोनों सरफेस के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लगेगा। तो भाई ये 4 kg और इस वाली सरफेस के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग सकता है, तो वो लगता है म्यू इंटू एन। और इस वाले ब्लॉक पे 4 kg पे भाई कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी, तो ये जो 4 kg है उस पर एक नॉर्मल लगेगा और नीचे लगेगा mg मतलब 40, तो n की वैल्यू इस केस में आ जाएगी 40। और यहाँ पर यदि लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैं बात करूँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन सी सरफेस के बीच में, 4 और 10 वाली इस वाली सरफेस के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू 0.2, एन की वैल्यू मैंने देख ली 40। तो यहाँ पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रहा है वो 8 न्यूटन का आ रहा है। ऐसे ही सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। आप लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालोगे पहले सारी सरफेस के बीच का। इस वाली सरफेस, इस जो नीचे वाली सरफेस है भाई, उस पर यदि लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना हो तो 10 kg की ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक तो सरफेस नॉर्मल लगाएगी, एक इस पर नीचे की डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक mg। लेकिन कितना mg, 10 + 4 इंटू जी मतलब 14g, 140 न्यूटन फोर्स लगेगा। 14g क्यों लिखा मैंने, समझ गया आप, क्योंकि इस वाली सरफेस पे ये दोनों मास का वेट है, मतलब 14g। क्या यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ इस सरफेस पर कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, तो म्यू एस इंटू एन। म्यू एस की वैल्यू कितनी है सरफेस के लिए 0, एन की वैल्यू 140, मतलब इस पर 0। इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 0, क्योंकि ये सरफेस कितनी कैसी थी, स्मूथ सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं होता, स्मूथ सरफेस इसीलिए उसका नाम है। तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन सिर्फ इन दोनों की सरफेस के बीच में, ठीक है। बोलो आप अब आपको ऐसा वाला ब्लॉक सेलेक्ट करना है जिस पर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो। ऐसा ब्लॉक देखो जिस पर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो ये बताओ, ये 4 kg का ब्लॉक ऐसा है जिस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। इस पर तो क्या लग रहा है, इस पर तो एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन तो नहीं है इस पर, इस पर। ऐसा बोल सकते क्या, नहीं बोल सकते, इस पर भी फ्रिक्शन लग रहा है। अभी तो मज़ा आने वाला है ना, अभी तो डायरेक्शन की बात करेंगे। देखो इस पे फ्रिक्शन इस वाली सरफेस पे नहीं लग रहा, लेकिन इन दोनों सरफेस के बीच में क्या फ्रिक्शन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे म्यू है कुछ ना। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। इस वाले ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है आगे, इस वाले 10 kg के ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है आगे, मतलब ये 10 kg का ब्लॉक 4 kg की रेस्पेक्ट में आगे जाना चाह रहा है। 4 kg का ब्लॉक 10 kg का ब्लॉक 4 के रेस्पेक्ट में आगे जाना चाह रहा है। यदि 10 kg का ब्लॉक आगे जाना चाह रहा है तो इस पर फोर्स लगेगा किधर, पीछे। इस पर जो फोर्स लगेगा ये वाला FL पीछे लगेगा भाई। और 4 kg की ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि 4 kg देखो ये आगे जाना चाह रहा है, मतलब 4 kg पीछे छूट रहा होगा या टेंडेंसी है इसके पीछे छूटने की। तो यदि इसके पीछे छूटने की टेंडेंसी है तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा आगे। तो जो अभी अपन ने वैल्यू निकाली 8 न्यूटन इस पर फोर्स लगेगा, लेकिन आगे की डायरेक्शन में। आप समझे क्यों लगेगा आगे की डायरेक्शन में, क्योंकि भाई ये नीचे वाला ब्लॉक है, उस पर फोर्स लगा रहे हो आप, तो मतलब नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में आगे जाना चाह रहा होगा। तो जो आगे जाना चाह रहा है मतलब फ्रिक्शन उस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो 10 kg पे तो लगेगा पीछे की डायरेक्शन में, लेकिन क्योंकि नीचे वाला ब्लॉक आगे जाना चाह रहा है मतलब ऊपर वाला पीछे छूट रहा होगा, मतलब उसका रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी किस डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन में। तो उस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की डायरेक्शन में। तो 4 kg के ब्लॉक पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है भाई। 4 kg का जो ब्लॉक है अपना प्यारा ब्लॉक, उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो भी है फ्रिक्शन फोर्स। और लिमिटिंग फ्रिक्शन अपन ने निकाल दिया 8 न्यूटन है, ठीक है। यहाँ से क्या आप इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, क्या आप अभी इस केस में इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। इस पर नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो, इस पर नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो। तो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ 8 न्यूटन इक्वल टू इसका मास कितना है 4 इंटू इसका एक्सेलरेशन कितना है भाई, निकाल देंगे अपन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर/सेकंड²। ये कौन सा एक्सेलरेशन है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कौन सा फोर्स लगा दिया, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको यहाँ पर मैंने लगा दी।
यदि इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा दिया, मतलब इस एक्सेलरेशन से ज़्यादा एक्सेलरेशन, इन दोनों का कंबाइंड एक्सेलरेशन इस एक्सेलरेशन से भी ज़्यादा हो गया, इन दोनों कंबाइंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी ज़्यादा हो गया, तो नीचे वाला ब्लॉक आगे निकल जाएगा और ये 4 kg नीचे गिर जाएगा। मतलब ये दोनों साथ साथ में नहीं चल पाएंगे, तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जिस पर ये दोनों साथ साथ में चल सकते हैं। तो इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन के करस्पॉन्डिंग फोर्स निकालेंगे अपन, ये फोर्स कितना होना चाहिए। तो भाई अब बनाओ इसका डायग्राम 10 kg का, भाई 10 kg पे एक फोर्स आगे जो अपन लगा रहे हैं, इस पे फ्रिक्शन लगेगा इस सरफेस पे पीछे डायरेक्शन में कितना, क्योंकि अपन मैक्सिमम के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं कि भाई मैक्सिमम कितना, तो 8 न्यूटन लगेगा, मैक्सिमम 8 न्यूटन। तो F - 8 इस पे नेट फोर्स इतना है, इक्वल टू मास कितना है 10, और दोनों ब्लॉकों के साथ चलने के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है इतना। तो F की वैल्यू हो जाएगी 8 + 20, मतलब 28 न्यूटन। ये कौन सा फोर्स है कि इससे ज़्यादा आपने फोर्स लगाया जी, इससे ज़्यादा आपने फोर्स लगाया तो दोनों ब्लॉक साथ नहीं चल पाएंगे, ये ब्लॉक आगे निकल जाएगा और ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, ये ब्लॉक आगे निकल जाएगा और ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। ये वो वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो साथ साथ में चलने के लिए जो ये एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 से लेके 0, साथ साथ में चलने के लिए ना, तो फोर्स आपको ज़्यादा ही लगाना, 0 से लेके और मैक्सिमम 28 न्यूटन तक, 0 से लेके 28 न्यूटन तक। जैसे ही आपने 29 किया, अब ये ब्लॉक आगे निकल जाएगा और ये नीचे गिर जाएगा, ये ब्लॉक आगे निकल जाएगा और ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। क्या ये बात मैं आपको कन्वे कर पाया? नहीं भी कर पाया तो और दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं यार, सिर्फ एक न्यूमेरिकल में थोड़ी रुक जाएंगे। ये वाला यदि न्यूमेरिकल समझ नहीं आया तो फिर मैं आपको दूसरा न्यूमेरिकल बताता हूँ और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ। आपकी बार स्टेप बाय प्रोसेस बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर एक ये 10 kg का ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है। यहाँ पर ये मान लेता हूँ अभी 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है, 5 kg का ब्लॉक है। ओके, अभी देखो ये मैंने फोर्स लगा दिया इस पर, अभी मैंने इस पर फोर्स लगा दिया, कितना लगा दिया मैं मान लेता हूँ कि इस पर 50 न्यूटन, नहीं, इस पर मैंने फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का, मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो मैंने पूछा इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। अच्छा, एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये, क्या ये ब्लॉक चल रहे हैं या नहीं चल रहे, या चल रहे हैं या नहीं चल रहे, पहली बात। दूसरी बात, यदि चल रहे हैं तो क्या दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। यदि दोनों साथ साथ में चल रहे हैं तो जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना ही उसका भी होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चल तो रहे हैं लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो, ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कुछ अलग हो, नीचे वाले का एक्सेलरेशन कुछ अलग हो, क्योंकि उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो वहाँ पर, ये हो सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा केस है। यहाँ पर पहले तो म्यू की वैल्यू 0.2 है और ये वाली सरफेस है एकदम स्मूथ, मतलब यहाँ पर म्यू है 0। तो सबसे पहले ये जो फोर्स दे रखा है उसको हटा दो दिमाग से। 10 न्यूटन दे रखा है लेकिन मैं अभी हटा रहा हूँ अपनी कन्वीनियंट के लिए, मैं मान लेता हूँ एफ फोर्स। तो मैं ये फोर्स निकाल लेता हूँ कि जिस पर ये दोनों साथ साथ चलेंगे, जिस फोर्स तक ये दोनों साथ साथ चलेंगे, वो फोर्स निकालना चाहूँगा। तो वो फोर्स निकालने का तरीका यही है कि सबसे पहले तो वो ब्लॉक देखो जिस पर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन एक्ट करेगा, जिस पर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो भाई मुझे तो 5 kg का ब्लॉक दिख रहा है जिस पर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन एक्ट करेगा, तो ये है 5 kg का ब्लॉक। अब 5 kg के ब्लॉक पर फ्रिक्शन की वैल्यू होगी कितनी, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तभी तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल पाओगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है μs × n, और μs की वैल्यू 0.2, n इसके लिए mg हो जाएगा क्योंकि ऊपर n लगेगा नीचे mg होगा सिर्फ यहाँ पे, तो ये 50। तो यहाँ पर ये वैल्यू आई 10 न्यूटन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ से आ गया 10 न्यूटन, ठीक है। अब 5 kg पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा किधर, पीछे की डायरेक्शन में या आगे की डायरेक्शन में। देखो 5 kg की रेस्पेक्ट में 10 kg आगे जाना चाह रहा है क्योंकि इस पर फोर्स आगे लग रहा है भाई, इस पर फोर्स आगे लग रहा है, तो 10 kg आगे जाना चाह रहा होगा, तो 10 kg पे तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे, 10 kg पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे, क्योंकि वो 5 kg की रेस्पेक्ट में आगे जाना चाह रहा है, 5 kg के रेस्पेक्ट में आगे जाना चाह रहा है, तो 10 kg पे तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे,
और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लगेगा इस पर भी 10 न्यूटन। सेम 10 न्यूटन 5 kg पे लगेगा आगे, क्योंकि 5 kg 10 kg के रेस्पेक्ट में पीछे छूट रहा था, तो इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन आगे की डायरेक्शन में 10 न्यूटन लगेगा, तो इस पर लगेगा 10 न्यूटन। अच्छा, इस पर कोई और फोर्स तो है नहीं, सिर्फ यही फोर्स है, तो मुझे वही ब्लॉक पकड़ना है जिस पर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन एक्ट करना है और उसके आपको एक्सिलेशन निकाल लेना है। तो यहाँ से लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाने से नेट फोर्स, यदि इसमें लिखूँ मैं, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सिलरेशन। नेट फोर्स इस पर कितना है, सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूटन, इक्वल्स टू इसका मास 5 इंटू इसका एक्सिलेशन निकालना है। तो ए की वैल्यू आ रही है यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर तक, मतलब इतने एक्सिलेशन तक ये ब्लॉक चल रहा होगा, तब तक ये साथ में चल पाएंगे। जैसे ही आपने इसका एक्सिलेशन इससे ज़्यादा कर दिया, तो ये दोनों साथ साथ नहीं चल पाएंगे। तो मैं देख लेता हूँ कि 2 kg एक्सिलेशन के लिए फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। तो फिर मैं देखता हूँ नीचे वाले ब्लॉक को देखता हूँ भाई, जिसपे फ्रिक्शन भी लग रहा हो सकता है और उसके साथ साथ में कोई और दूसरा फोर्स भी हो सकता है। तो इस पर नेट फोर्स निकालूंगा, तो इस पर एक फोर्स तो लग रहा है पीछे 5 न्यूटन का, 10 न्यूटन का फ्रिक्शन, और एक लग रहा है आगे। इस वाली सरफेस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि ये स्मूथ है। तो इस पर नेट फोर्स कितना है, एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सिलरेशन। नेट फोर्स कितना आएगा इस पर, एफ माइनस 10 इक्वल टू मास कितना है इसका 10 इंटू एक्सिलेशन कितना है ये, तो एफ इक्वल टू 20 न्यूटन, सॉरी 30 न्यूटन, 30 क्योंकि 20 प्लस 10 मतलब 30 न्यूटन। तो यहाँ से जो फोर्स आ गया 20 न्यूटन। ये फोर्स कौन सा फोर्स है, जिस फोर्स तक ये दोनों के दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। हम साथ साथ हैं, 0 से लेके इस वाले फोर्स तक जिसकी वैल्यू है 30 तक, 0 से लेके 30 न्यूटन तक ये दोनों ब्लॉक साथ साथ में चलेंगे। जैसे ही फोर्स आपने 31 किया तो ये वाला ब्लॉक भाई इसके साथ नहीं चल पाएगा, ये पीछे छूट जाएगा भाई, ये ब्लॉक इसके साथ में नहीं चल पाएगा। क्योंकि मैंने फोर्स आपको दिया कितना, ये तो मैंने निकाल दिया कि 30 न्यूटन तक साथ साथ में चलेंगे, लेकिन एक्चुअली में फोर्स दे कितना रखा है आपको, एक्चुअली में फोर्स दे रखा है 10 न्यूटन का। तो बताओ 10 न्यूटन तो भाई 30 न्यूटन से कम ही है, मतलब 10 न्यूटन पे ये दोनों ब्लॉक साथ साथ में चलेंगे। यदि दोनों ब्लॉक साथ साथ में चलेंगे तो फिर ये इजी हो गया। अब इसका एक्सिलरेशन निकालना तो बहुत इजी हो गया। अब इसका, अच्छा 30 न्यूटन तक साथ साथ में चलेंगे, मतलब मैक्सिमम एक्सिलरेशन इतने तक ये साथ साथ में चल सकते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक ये साथ साथ में चल सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक्चुअली फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन के करस्पॉन्डिंग निकालते हैं कि इनका एक्सेलरेशन कितना होगा, क्योंकि दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, दोनों को मालूम है एक सिस्टम मालूम है। तो सिस्टम पर बच्चों मैं ये वीडियो बना ही रहा था आपके लिए, ब्लॉक एंड ब्लॉक डायग्राम पे बहुत सारे मैंने न्यूमेरिकल करा दिए थे, लेकिन हुआ क्या कि मुझे पता ही नहीं चला, मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई और वो बंद हो गई वीडियो बनते बनते। तो मैं कम से कम ये सोच रहा हूँ कि लास्ट क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा था वो थोड़ा सा अधूरा रह गया था, वो मैं बता देता हूँ आपको बस। बाकी क्वेश्चन देखते हैं, मैं आगे कराऊँगा या फिर मैं जो NCERT या नीट के जो सॉल्यूशन कराऊँगा उसके साथ में करा दूँगा। तो मैं ये वाला न्यूमेरिकल आपको करा रहा था, जो कि बीच में मैंने देखा कि वो बीच में ही रह गया है, तो मैं इसको एक बार वापस बता देता हूँ आपको। आगे की डायरेक्शन में जो फोर्स कुछ लग रहा था, ये वाली सरफेस स्मूथ थी, क्योंकि मैंने अभी वो निकाल लिया था कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, ये दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे होंगे। वो मैंने अभी, मुझे फोर्स पता नहीं, यहाँ पे मैंने कुछ फोर्स लगाया था, ठीक है, मैं मान लेता हूँ वो एफ फोर्स था, और मैंने निकाल दिया उसके करस्पॉन्डिंग ये दोनों साथ साथ में चल रहे थे। ये दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, तो अब तो ये ईजी हो गया। आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, एफ नेट सिस्टम के लिए एफ नेट इक्वल्स टू सिस्टम का मास इंटू एक्सिलरेशन, क्योंकि दोनों साथ में चल रहे हैं तो दोनों का एक्सिलरेशन क्या होगा, सेम ही होगा। दोनों यदि साथ में चल रहे हैं तो दोनों का एक्सिलरेशन सेम होगा। तो आगे मान लेता हूँ वो एफ नेट मैंने जो भी लगाया वो पीछे की डायरेक्शन में सिस्टम पे कुछ फोर्स है, क्योंकि ये सरफेस स्मूथ थी, तो यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, क्योंकि म्यू की वैल्यू 0 थी। तो एफ नेट सिर्फ एफ ही है, और सिस्टम का नेट मास 15 इंटू इसका एक्सिलरेशन। तो यहाँ से एक्सिलरेशन की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। जो भी फोर्स मैंने निकाला था वो फोर्स की वैल्यू पुट करके नीचे मास करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तभी लगा सकते हो जब दोनों के दोनों मास साथ में चल रहे हैं। यदि दोनों सेपरेटली चल रहे होंगे तो ऐसा कभी मत कर देना, ऐसा फिर कभी मत कर देना। ये सिर्फ तभी कर सकते हो आप दोनों साथ में चल रहे होंगे तभी। यदि दोनों अलग अलग चल रहे होंगे तो इसका एक्सेलरेशन कुछ और होगा, इसका एक्सेलरेशन कुछ और होगा, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। उस केस में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक्सेलरेशन अलग अलग है तो आप ऐसे कैसे निकाल सकते हो, और निकालने का मेथड भी गलत हो जाएगा। ये सिर्फ तभी लगाना है जब दोनों साथ में चल रहे हैं ब्लॉक, और इसके लिए क्योंकि अब ये दोनों साथ में चल रहे हैं तो इसको मैं सिस्टम मान लिया मैंने इसको, और नेट फोर्स सिस्टम है, आगे की साइड में एफ है,
पीछे यदि फ्रिक्शन होता तो नीचे एक्सटर्नल फोर्स में फ्रिक्शन भी आता, लेकिन क्योंकि नीचे वाली सरफेस स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे नेट फोर्स सिर्फ और सिर्फ m है, और नेट मास सिस्टम का ये रहा। 2 एक्सेलरेशन करोगे तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। बस यही है। आगे मैंने बहुत निमेर कर कराए थे, लेकिन यार पूरी मेहनत खराब हो गई वो, क्योंकि ये वीडियो बनना ही बंद हो गया क्योंकि बैटरी इसकी लो हो गई। चलो कोई ना, थैंक यू सो मच, बाद में करा दूँगा मैं उनको। एंड वेलकम टू एवरीवन। तो मैंने वैसे ये फ्रिक्शन की जो न्यूमेरिकल है ना, मैं आपको करा ही चुका हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ यार, 2 बार वीडियो बनाने के बाद वो ख़राब हो गई। क्या हुआ उसमें, एक बार तो जो मैंने वीडियो बनाई थी वो क्या हो गई थी कि अब मतलब इसमें मैंने रिकॉर्ड करी थी, उसकी बैटरी डाउन हो गई थी। और दूसरी बार जब मैंने अगली बार वीडियो रिकॉर्ड करी तब क्या दिक्कत आ गई थी कि मेरे जो फ़ोन है उसका जो स्टोरेज फुल हो गया था। तो इस तरह से 2 बार वीडियो ना बनाने के बाद, मतलब 2 बार वीडियो ख़राब होने के बाद अब तीसरी बार मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बनानी तो पड़ेगी, करना तो पड़ेगा ही। तो ठीक है, करते हैं। तो अभी आज स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन वाले न्यूमेरिकल्स कुछ कराने से। तो फ्रिक्शन वाले न्यूमेरिकल में अपन कर रहे थे ब्लॉक ऑन ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाला ये न्यूमेरिकल है। इसमें देखो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ये 10 kg का ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है, ऊपर रखा है 4 kg का ब्लॉक, ऊपर क्या रखा है 4 kg का ब्लॉक। ठीक है, आप इस पर एक फोर्स लगा रहे हो 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, और इन दोनों सरफेस के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि म्यू एस की जो वैल्यू है वो 0.2 है, और म्यू के की वैल्यू जो है वो 0.15 है। ठीक है, इस वाली सरफेस के लिए, इन दोनों ब्लॉक के बीच की सरफेस के लिए। और इस वाली सरफेस पर जो म्यू एस की वैल्यू मान लेता हूँ 0.15 है, सॉरी इस पर म्यू एस की वैल्यू 0 है। मतलब ये एक स्मूथ सरफेस है, यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो आपको मैंने पूछ लिया कि 15 न्यूटन के फोर्स पर, अच्छा क्या होगा कि जब आप इस पर फोर्स लगाओगे ऊपर वाले ब्लॉक पे, धीरे धीरे यदि फोर्स लगाओगे तो क्या होगा कि हो सकता है कि नीचे वाला ब्लॉक भी ऊपर वाले ब्लॉक के साथ में चले जब फोर्स कम है। लेकिन आपने तेज़ी से यदि खींच लिया ऊपर वाले ब्लॉक को, यदि ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स ज़्यादा ही लगा दिया तो 4 kg वाला ब्लॉक आगे चला जाएगा, और ये 10 kg वाला इसके साथ नहीं जाएगा, यहीं पर पड़ा रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पड़ा रह जाएगा। यदि इन दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं हुआ और ये दोनों रिलेटिव मोशन करने लगे तो हो सकता है कि ऊपर वाले ब्लॉक जो है इसके रिस्पेक्ट में 10 kg के रिस्पेक्ट में आगे निकल जाए और ये कहीं पे जा ही नहीं पाए यदि इस पर फोर्स नहीं लगा। या फिर हो सकता है कि दोनों का एक्सीलरेशन अलग अलग हो, ये कुछ अलग एक्सीलरेशन से जाए, ऊपर वाला कुछ अलग एक्सीलरेशन से जाए। ऐसा कब होगा, जब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होने लगेगा, तभी ऐसा संभव है। या फिर जो केस ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साथ साथ में चलें, तो अब ये अपने को फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा केस बनेगा। यदि दोनों साथ साथ में चल रहे हैं तो दोनों का कंबाइंड एक्सीलरेशन क्या है वो निकालो। अच्छा, दोनों साथ साथ में नहीं चल रहे, दोनों अलग अलग चल रहे हैं तो दोनों का अलग अलग एक्सीलरेशन क्या है वो निकालो। तो फाइंड आउट करते हैं कि 15 न्यूटन के फोर्स पे ये साथ साथ चलेंगे, अलग अलग चलेंगे। तो इसको निकालने का एक तरीका होता है, जब ब्लॉक ऑन ब्लॉक डायग्राम आप स्टडी करते हो तो उसका निकालने का एक तरीका होता है कि आपको वो वाला ब्लॉक देखना है, उनमें से वो वाला ब्लॉक फाइंड आउट करना है जिस पर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग। एक बार देख लो, वीडियो बंद तो रहा है ना, 2 बार वीडियो ख़राब हो गई तो डर लगता है थोड़ा। हाँ, वीडियो ऑन है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो वाला ब्लॉक देखना है जिस पर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिस पर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, तो देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा होगा, नीचे वाले ब्लॉक पर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब मैं देखता हूँ पहले, यदि मैं 4 kg के ब्लॉक के लिए 4 kg वाले ब्लॉक के लिए फोर्स की बात करूं तो उस पर तो कौन कौन सा फोर्स है, आगे की साइड में एक फोर्स है। अभी मैं 50 न्यूटन हटा देता हूं, एफ फोर्स लगा देता हूं। आप पूछोगे क्यों, मैं 50 न्यूटन इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैक्सिमम फोर्स दोनों को साथ में चलने के लिए कितना चाहिए। 50 न्यूटन तो इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम कितना फोर्स हो सकता है जिस पर ये साथ चलेंगे। उससे ज़्यादा यदि फोर्स कर दिया तो 4 kg वाला आगे निकल जाएगा और 10 kg वाला यहीं पर रह जाएगा। मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आ जाएगा, तो मैं वो मैक्सिमम फोर्स निकालना चाह रहा हूँ जब तक ये दोनों साथ में चलेंगे। तो मैं उस फोर्स को निकालना चाह रहा हूँ। तो अब मुझे ये बताओ कि 4 kg के ब्लॉक पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, क्योंकि 4 kg का ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है भाई, यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब इस 10 kg के रेस्पेक्ट में ये किधर जाना चाह रहा है, आगे, क्योंकि फोर्स आगे लग रहा है। यदि 10 kg के रेस्पेक्ट में आगे जाना चाहेगा तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे, और उसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल रहा हूँ मैं अभी, ताकि मैक्सिमम फोर्स निकाल पाऊँ। मैक्सिमम कितने फोर्स तक साथ साथ में चलेंगे, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इस पर कितने लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी एफ लिमिटिंग इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन, यही वैल्यू होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन की। म्यू एस की वैल्यू कितनी देखिए आपको 0.2 इंटू
एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस वाली ब्लॉक के लिए, इस पर एक ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, एक नीचे लग रहा होगा एम जी, मतलब 4 इंटू जी मतलब 10, 40 न्यूटन का नीचे फोर्स लगेगा। मुझे ये बताओ इसके लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 8 न्यूटन। अच्छा 8 न्यूटन इस पर किधर लगेगा, पीछे की डायरेक्शन में, ठीक है ठीक है, इस पर ये लगेगा। अब मैं ले लेता हूँ 10 kg वाली ब्लॉक को, क्योंकि मुझे एक्सीलरेशन निकालने के लिए सिर्फ वो ब्लॉक काम में लेना है, वो ब्लॉक काम में लेना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा हो। तो ये वाला ब्लॉक है जिसपे एफ एल, क्योंकि ये एक्शन हो गया तो इसका रिएक्शन इस पर लगेगा, आगे कितना लगेगा 8 न्यूटन। अच्छा 8 न्यूटन इस पर क्यों लगा ये तो आप समझ रहे हो। एक तो दो तरह से समझने के तरीके हैं, एक तो ये एक्शन फोर्स है तो इसका रिएक्शन ये रहा 8 न्यूटन, दूसरा इस पर फोर्स आगे क्यों लगेगा, क्योंकि भाई 50 न्यूटन का ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में आगे जा रहा है, सॉरी 4 kg वाला ब्लॉक 50 न्यूटन फोर्स की वजह से आगे जा रहा है। यदि आगे जा रहा होगा तो 10 kg पीछे छूट रहा होगा, 10 kg पीछे छूटेगा तो फ्रिक्शन उसको आगे लाने की कोशिश कर रहा है, करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन और इम्पीडेंस, और वी कैन से इम्पीडेंस मतलब यहाँ पर टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन अपोज करता है, यहाँ तो रिलेटिव मोशन होगा उसके अपोजिट लगेगा, या जिस डायरेक्शन में टेंडेंसी होगी मूव करने की उसके अपोजिट लगेगा। तो इसमें देखो ये ब्लॉक पीछे छूट रहा होगा 4 kg रेस्पेक्ट, यदि ये पीछे छूटेगा तो भाई फ्रिक्शन आगे लगेगा, ताकि इसको रिलेटिव मोशन इसका पीछे हो रहा है तो फ्रिक्शन आगे लगेगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। इस वाले ब्लॉक पे क्या नीचे कोई फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ कोई फ्रिक्शन लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा यहाँ फ्रिक्शन, आप समझ ही सकते हो, क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है। यहाँ पर वैसे यदि फ्रिक्शन लगता, फ्रिक्शन यदि मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन इस वाली सरफेस ने निकालता तो म्यू एस इंटू एन आता, और एन इस वाले केस में कितना होता, एक ऊपर नॉर्मल लगेगा और नीचे कितना फोर्स लगता है इसमें, नीचे एम जी, लेकिन एम जी सिर्फ इसका नहीं, सिर्फ इस ब्लॉक का एम जी नहीं लगेगा, यहाँ पर 14 इंटू 10 इतना फोर्स लगता है यदि मैं इसको देखता तो यहाँ पर 140 आता, और म्यू एस की वैल्यू जो भी इसके लिए होती, लेकिन अभी तो फिलहाल 0 है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ये बात आप समझ गए, आगे न्यूमेरिकल में ये बात काम में आएगी, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पीछे की डायरेक्शन में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि सरफेस स्मूथ है। तो कौन सा ब्लॉक, वो ब्लॉक आपको ढूंढना है जिस पर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ऐड कर रहा है। तो ये वो ब्लॉक था 10 kg का जिस पर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ऐड कर रहा था। अब मुझे वो ब्लॉक मिल गया तो उससे निकालता हूँ मैं एक्सेलरेशन। तो एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एफ नेट कितना लग रहा है उस पर 8, सिर्फ और सिर्फ 10 इंटू ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इस एक्सेलरेशन तक दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। यदि आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू उससे ज़्यादा कर दी तब ब्लॉक साथ में नहीं चल पाएंगे, दोनों अलग अलग रिलेटिव मोशन करने लगे, मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होने लगेगा, दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन यदि एक्सेलरेशन इतना रहता है 8.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब तक दोनों ब्लॉक साथ साथ में चलेंगे। अच्छा अब इस 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग फोर्स भी तो निकालो, मतलब कितने मैक्सिमम फोर्स तक वो साथ साथ में चल सकते हैं, उससे ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो दोनों सेपरेटली मूव करना स्टार्ट करें। उसके लिए आपको ब्लॉक डायग्राम देखना पड़ेगा इसका 4 kg वाले ब्लॉक का। तो 4 kg पर नेट फोर्स यदि आप देखोगे तो आई की डायरेक्शन में कितना लगेगा, एफ 50 नहीं, 50 तो क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन अभी मैं लिमिटिंग फोर्स निकाल रहा हूँ जिस पर ये दोनों साथ साथ में चलेंगे। तो इस पर नेट फोर्स कितना है, आई की डायरेक्शन में एफ माइनस पीछे की डायरेक्शन में 8, ठीक है, यही सिर्फ फोर्स है। एफ नेट इक्वल टू इसका मास 4 इंटू एक्सेलरेशन कितना चाहिए मुझे 0.8, यही है। तो यहाँ से एफ की वैल्यू जो आ रही है 8 प्लस 3.2 मतलब 11.2 न्यूटन। ये वो मैक्सिमम फोर्स है जिस तक ये दोनों ब्लॉक साथ साथ में चलेंगे। लेकिन क्योंकि फ़िलहाल इस पर जो फोर्स लगा हुआ है वो 50 न्यूटन का है, वो इससे काफ़ी ज़्यादा है, इससे काफ़ी ज़्यादा है। यदि इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ब्लॉक साथ साथ में तो नहीं चल रहे होंगे, दोनों ब्लॉक साथ साथ में तो नहीं चल रहे होंगे। ये बात आपके दिमाग में घुसी या नहीं घुसी, दोनों ब्लॉक साथ साथ में नहीं चल रहे होंगे, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कर रहे होंगे। ये बताओ आपको ये बात समझ में आई या नहीं। दोनों ब्लॉक साथ साथ में नहीं चलेंगे, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम 11.2 का फोर्स यदि लगता तब तक ही वो दोनों साथ साथ में चल सकते। अच्छा 11.2 से कम फोर्स लगता तो भी साथ साथ में चलते। 0 से लेके 11.2 तक दोनों साथ साथ में चलेंगे। 0 से लेके मतलब 0 से ज़्यादा ही होना चाहिए फोर्स, 0 पे तो कैसे चलेंगे, 0 पे तो फोर्स अप्लाइड ही नहीं हुआ ना, एक्सेलरेशन 0 है। मतलब 0 से ज़्यादा और 11.2 न्यूटन से कम तक
दोनों ब्लॉक साथ साथ में चलेंगे, लेकिन 11.2 से ज़्यादा हो गया तो दोनों ब्लॉक सेपरेटली मूव करेंगे। ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कुछ अलग होगा, नीचे वाले का एक्सेलरेशन कुछ अलग होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। क्या ये बात आपके भेजी में घुसी या नहीं, बोल दो। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि दोनों ब्लॉक अभी सेपरेटली मूव करेंगे। ठीक है, मैं हटा देता हूँ 11.2 तक दोनों साथ में मूव करते, लेकिन एक्चुअली में जो फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है तो दोनों सेपरेटली मूव करेंगे। ठीक है, यदि सेपरेटली मूव करेंगे तो बताओ दोनों का फ्रिक्शन कितना होगा, दोनों का फ्रिक्शन बताना है। अभी क्या करना है आपको, सिर्फ 11.2 न्यूटन से आपको क्या पता चला कि इस वाले मैक्सिमम फोर्स तक साथ में चल सकते थे, और एक्सीलरेशन कितना हो सकता था मैक्सिमम दोनों का साथ चलने का, इतना। ठीक है, इतने एक्सेलरेशन से, यदि आपने इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन किया तो भाई वो साथ में नहीं चल पाएंगे। तो आप देखोगे कि अभी इसका एक्सेलरेशन निकालोगे ना 4 kg ब्लॉक का, तो 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा ही आएगा, तभी तो ये दोनों साथ साथ में नहीं चल पा रहे। यदि इनका एक्सेलरेशन 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता तो साथ साथ में चल ही लेते, या उससे कम होता तो भी साथ में चलते, लेकिन क्योंकि अब साथ में नहीं चलेंगे। तो अब मुझे निकालने इनके एक्सेलरेशन, तो भाई एक्सेलरेशन निकालूंगा कैसे, तो 4 kg के ब्लॉक का आप बना दो डायग्राम, 4 kg के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो इस पर आगे की साइड अभी फोर्स कितना लग रहा है 50। अच्छा, इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की डायरेक्शन, लेकिन अब मुझे ऑलरेडी पता चल गया कि इनका रिलेटिव मोशन हो रहा है, मतलब एक बॉडी के रेस्पेक्ट में ऊपर वाली बॉडी सेपरेटली चल रही है। मतलब यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, अब यहाँ पे लगेगा भाई, अब यहाँ पे लगेगा भाई ये फ्रिक्शन, ध्यान रखना। अब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि दोनों बॉडी सेपरेटली मूव कर रही हैं और इन पे लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब आपको म्यू के काम में लेना पड़ेगा, म्यू के की वैल्यू 1 पॉइंट ये है, और यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आएगी mg, जिसकी वैल्यू 40, 6.00, मतलब एफ के की जो वैल्यू आई अभी, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आई 6 न्यूटन। तो यदि आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो भाई कैसे निकालोगे, इस पर नेट फोर्स 4 kg के ब्लॉक पर नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना है इस पर, आगे की साइड है 50 माइनस पीछे की डायरेक्शन में कितना लग रहा है 6, इक्वल्स टू मास कितना है इसका 4 इंटू इसका एक्सेलरेशन। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 44 डिवाइडेड बाई 4, मतलब 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देख ही सकते हो ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है 0.8 से, इसीलिए दोनों ब्लॉक सेपरेटली मूव कर रहे थे। मैक्सिमम इतने एक्सेलरेशन तक ही साथ में चल सकते थे, लेकिन एक्सेलरेशन इसका बहुत ज़्यादा हो गया, तभी ये साथ में नहीं चल रहे, दोनों सेपरेटली मूव कर रहे हैं। ये एक्सेलरेशन आया किसका, 4 kg के ब्लॉक का, ये 4 kg के ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन है। अब मुझे 10 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसका FBD बना दो, ये 10 kg का ब्लॉक है, इस पर नीचे कोई फ्रिक्शन लग रहा है, नहीं लग रहा, लेकिन इस पर यहाँ पर एक फ्रिक्शन लगेगा, कितना, जितना ये लग रहा है, इसका रिएक्शन ही तो इस पर आएगा 6 न्यूटन। तो इस पर जो एफ नेट की वैल्यू है, इसके लिए एफ नेट की वैल्यू इक्वल्स टू मास इंटू इसका एक्सेलरेशन कर दोगे। एफ नेट कितना है इसमें 6, इसका मास कितना है 10, और इसका एक्सेलरेशन ये, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब ये नीचे वाला ब्लॉक भाई धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कम है 0.6, जबकि ऊपर वाले का ब्लॉक का एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है, इतना। तो ये दोनों सेपरेटली मूव करेंगे, और यदि सेपरेटली मूव करेंगे तो पीछे वाला तेज़ी से जा रहा है, तो ये ऊपर वाले ब्लॉक पे एक टाइम के बाद गिर जाएगा, ये गिर जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग बनाना होता मुझे, तो देखो मैं क्या करता, यहाँ पे मैं आपको ये लेंथ दे देता कि ये लेंथ है भाई 10 मीटर, बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन मान लो कि 10 मीटर लेंथ है। तो ये फिर मैं आपसे ये पूछ लेता कि भाई ये 4 kg का ब्लॉक कब इससे नीचे गिर जाएगा, कितने समय के बाद ये नीचे गिर जाएगा। तो उसको निकालने का तरीका बता दूं क्या, अभी ए 4 kg का देख लो आप कितना है 11, ए 10 kg का कितना है 0.6, ये लिख लिया मैंने यहाँ पर। अब मैं इन सबको हटा देता हूँ, पहले आप देख लो ये सारी चीज़ें, देख लो सारी की सारी चीज़ें, फिर मैं इनको हटा देता हूँ, जो मैंने हटा दी, ये मैंने हटा दी। अब क्या करते हैं अपन, अब मुझे क्योंकि ये 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, तो यहाँ पे आपको 10 के, इसको मैं मान लेता हूँ ब्लॉक ए, इसको मैं मान लेता हूँ ब्लॉक बी, ठीक है। तो एस, ठीक है, यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर,
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको कितनी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कवर करना भाई? 10। ठीक है, यू ए माइनस यू बी, यू ए बी क्या होगा? यू ए माइनस ए बी रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो यहाँ से दोनों इनिशियली रेस्ट पे थे तो इनका इनिशियल वेलोसिटी ये 0 हो जाएगी इंटू टी प्लस हाफ एक्सलेशन ऑफ ए रिलेटिव टू एक्सलेशन ऑफ बी, ए बी। इसकी वैल्यू होगी एक्सलेशन ऑफ ए माइनस एक्सलेशन ऑफ बी। तो एक्सलेशन ऑफ ए कितना भाई? एक्सलेशन ऑफ है कितना? 11 माइनस एक्सलेशन ऑफ बी 0.6। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 10.4। तो यहाँ से 10.4 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से क्या आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो कि कितने टाइम के बाद ये ऊपर वाला ब्लॉक इस ब्लॉक से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, इतने टाइम के बाद ऊपर वाला ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि भाई ऊपर वाले का एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा है, वो तेज़ी से मूव करेगा, जबकि नीचे वाला धीरे धीरे मूव कर पाएगा। तो भाई इसको गिरना ही है और इतने टाइम के बाद नीचे गिर जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी के यहाँ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, यहाँ रिलेटिव एक्सेलरेशन, मतलब तीनों जो मैंने आपको इक्वेशन रिलेटिव मोशन पढ़ने टाइम बताई थी उनका यूज़ करके आप यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कितने टाइम के बाद नीचे गिर जाएगा। ये बात आपकी समझ में आई या नहीं? बोल दो, अरे बोल दो, अरे बोल दो, अरे बोल दो यार, बोल दो यार, बोल दो। गुस्सा नहीं होने का, बात समझ में आई ना आपको? अब दूसरे क्वेश्चन ले लेते हैं यार। ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, ये है 10 kg। ठीक है, ये है आपका 5 kg। इस वाली सरफेस के लिए जो म्यू एस की वैल्यू है 0.3 है, म्यू के की जो वैल्यू है वो 0.2 है। अब आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर एक फोर्स लगा रहे हो 25 न्यूटन का, 25 न्यूटन का। तो आपसे मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि भाई दोनों साथ में चलेंगे या अलग अलग चलेंगे? साथ में चलेंगे तो दोनों का कंबाइंड एक्सीलरेशन क्या होगा? क्योंकि दोनों यदि साथ में चल रहे हैं, दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं, मतलब ये 5 kg का 10 kg के रेस्पेक्ट में यहाँ पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, साथ साथ में रखे हुए, तो इनका कुछ सेम ही एक्सीलरेशन होगा। तो वो सेम एक्सीलरेशन बताओ यदि साथ में नहीं चल रहे हैं, यदि साथ में चल रहे हैं, यदि सेपरेटली चल रहे हैं तो दोनों का अलग अलग एक्सीलरेशन बताओ, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? इसको हटा के यहाँ पर एफ लगा देना है। हटाना है इसका मतलब ये नहीं कि भूल जाओ उसको, 25 न्यूटन याद रखना है। तो मैं एफ क्यों लगा रहा हूँ? मैं वो फोर्स निकालना चाह रहा हूँ जब तक ये दोनों, उतना फोर्स यदि मैं लगाऊंगा तो दोनों साथ साथ में चलेंगे। इस केस में क्या होगा कि आप कम फोर्स लगाओगे तो 10 और 5 दोनों साथ साथ में चलेंगे। ये आपने तेज फुट ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो 10 kg वाला यहाँ से निकल के भाग जाएगा, 10 kg वाला यहाँ से निकल के भाग जाएगा और 5 kg वाला नीचे गिर जाएगा, 5 kg वाला नीचे गिर जाएगा, दोनों साथ साथ में नहीं चल पाएंगे। यदि दोनों के एक्सीलरेशन अलग अलग हुए, ऊपर वाले का एक्सीलरेशन कम हो जाएगा, नीचे वाले का ज़्यादा हो जाएगा, तो एक टाइम के बाद ही 5 kg नीचे गिर जाएगा और 10 kg आगे निकल जाएगा, जैसे अभी वाले केस में हुआ था। अभी वाले में तो ऊपर वाले का एक्सीलरेशन ज़्यादा था, ऊपर वाले का एक्सीलरेशन तो नीचे आगे जाके गिरेगा, जबकि इसमें नीचे वाले का एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा क्योंकि फोर्स इस पर लग रहा है, तो ये पीछे जाके गिर जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ये बात आप समझ गए। तो अब मैं वो फोर्स निकालना चाह रहा हूँ जिस तक ये दोनों साथ साथ में चलेंगे, उतना या उससे कम फोर्स लगाओगे तब ये साथ साथ में चल देंगे, क्योंकि ये वाली सरफेस कैसी है? स्मूथ। कैसी सरफेस है? स्मूथ, मतलब इसके म्यू की वैल्यू 0 है। तो आप वो फोर्स निकालोगे। तो सबसे पहले तो आपको वो ब्लॉक देखना पड़ेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो मुझे तो यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक दिख रहा है जिसपे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन कहाँ पर लग रहा है? यहाँ पर। अब मुझे ये बताओ फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखते हैं, क्योंकि 10 kg का ब्लॉक 5 kg के रेस्पेक्ट में आगे जा रहा है। 10 kg का ब्लॉक 5 kg के रेस्पेक्ट में आगे जा रहा है। 10 kg का ब्लॉक 5 kg के रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है? आगे। तो मतलब 10 kg पर यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। तो 10 kg का रिलेटिव मोशन 5 kg के रिस्पेक्ट में किधर हो रहा है? आगे। तो 10 kg पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। ये बात ध्यान रखना। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी वो अभी देख लेंगे, लेकिन ये बात आप ध्यान रखना, जो 10 kg का ब्लॉक है उस पर तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे। वैल्यू अभी देखेंगे इसकी कितनी आएगी। ठीक है, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन होगा नहीं क्योंकि नीचे वाली सरफेस है स्मूथ, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन होगा नहीं, और यहाँ पर तो एक फोर्स लग ही रहा है। तो मुझे वो ब्लॉक देखना है जिसपे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो ये ब्लॉक है 5 kg का। अच्छा, 5 kg में फ्रिक्शन किधर लगेगा? भाई आगे लगेगा। एक तो ऐसे समझ सकते हो, एक्शन इधर लग रहा है तो रिएक्शन दूसरी बॉडी पे उधर लगेगा। दूसरा समझने का तरीका ये, क्योंकि 10 kg का ब्लॉक आगे जा रहा है, मतलब 5 kg पीछे छूट रहा होगा। यदि 5 kg पीछे छूट रहा है तो फ्रिक्शन उसको आगे लाने की कोशिश करेगा, मतलब आगे की डायरेक्शन में लगेगा, बिकॉज फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन।
5 kg का रिलेटिव मोशन 10 kg के रेस्पेक्ट में पीछे हो रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा आगे, ऐसे समझ सकते हैं। और मैं यहाँ पर लगाऊंगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्यों लगाऊंगा लिमिटिंग फ्रिक्शन? क्योंकि मुझे मैक्सिमम फोर्स चाहिए यहाँ पर लगाने के लिए, या फिर इस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए जिस पर ये दोनों साथ साथ में चलेंगे। उतना एक्सेलरेशन या उससे कम एक्सेलरेशन होगा तो दोनों साथ साथ चलेंगे, ऐसे ही उतना फोर्स या उससे कम फोर्स होगा तो दोनों साथ साथ में चलेंगे। तो मैं वो फोर्स की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। तो एफ एल की वैल्यू म्यू एस इंटू एन, तो म्यू एस कितना है 0.3, एन कितना हो जाएगा ऊपर वाले ब्लॉक के लिए एम इंटू जी, तो 5 इंटू 10। तो यहाँ से एफ एल की वैल्यू आई 15 न्यूटन। एफ एल की वैल्यू 15 न्यूटन। तो मैं इसके लिए एक्सेलरेशन निकाल दूंगा। एफ नेट किस 5 kg के ब्लॉक के लिए लिख रहा हूँ, एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ नेट कितना है इसमें 15 इंटू इसका मास कितना है 5 इंटू इसका एक्सेलरेशन ये रहा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन तक दोनों साथ साथ चलेंगे। या फिर मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूँ कि यदि एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी या इससे कम है तो दोनों साथ साथ में चलेंगे, यदि इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन हो गया तो साथ नहीं चल पाएंगे। तो इस एक्सेलरेशन की करस्पॉन्डिंग फोर्स देख लेता हूँ कि भाई वो मैक्सिमम फोर्स कितनी है जब तक ये दोनों साथ साथ में चल सकते हैं, या उससे कम फोर्स होगी दोनों तो भी दोनों साथ साथ में चलेंगे। तो वो निकालने के लिए इसकी बात करते हैं। तो एफ़ की वैल्यू तो डायरेक्ट देखो यहाँ पे कितनी आनी चाहिए, जो आगे वैल्यू लग रही है वही पीछे, इसी का तो रिएक्शन आएगा इस पर। तो एफ नेट इस पर देखूँ तो एफ आगे लग रहा है -15 पीछे लग रहा है, इक्वल टू इसका मास 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना 3, इसी के लिए तो निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ से एफ की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 30 + 15, मतलब 45 न्यूटन। मतलब आप 45 न्यूटन या उससे कम फोर्स लगाओगे, यदि 45 न्यूटन या उससे कम फोर्स लगाओगे तब तक ये दोनों साथ साथ चलेंगे। मतलब आपने फोर्स की वैल्यू 0 से बड़ी और 45 से कम रखी तब तक ये दोनों साथ साथ में चलेंगे, तब तक ये दोनों साथ साथ में चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं 0 इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि नीचे वाली सरफेस में यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। यदि यहाँ पर भी कोई फ्रिक्शन होता भाई जिसकी वैल्यू ये होता, तब फिर आप 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इस वाले ब्लॉक को, जो ये नीचे वाली फ्रिक्शन सरफेस है ना, उसको भी तोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये ब्लॉक आगे जा पाएगा। और इस वाली ब्लॉक के लिए आप कैसे निकालते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, वैसे ही म्यू इसका कितना होता है 2 इंटू एम जी, इस वाले इंटू एन, एन ऊपर लगता है इस ब्लॉक पे, और एम जी कितना होता है इसके लिए 150, क्योंकि इस वाली सरफेस पे दोनों ब्लॉक का मास आ रहा है तो इसलिए 150 होता है, तो मतलब 30 न्यूटन। फिर आपको लिखना पड़ता है यहाँ पर कि मिनिमम फोर्स 30 होना चाहिए और मैक्सिमम फोर्स 45 तक हो सकता है साथ चलने के लिए। मिनिमम 30 क्यों? क्योंकि भाई इस ब्लॉक को स्टार्ट करने के लिए अपना मोशन 30 न्यूटन का फोर्स चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर तो ये चल ही नहीं पाता। लेकिन फिलहाल वो समस्या नहीं है, वो समस्या यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि ये सरफेस रफ नहीं है, स्मूथ है। तो यदि आपने फोर्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा कर दी, 0 से ज़्यादा मतलब हल्का सा ही फोर्स लगाया तो ये चलने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ये बात आपके दिमाग में आ गई तो ठीक है, नहीं भी आई तो एक न्यूमेरिकल और कराने वाला हूँ, उसमें तो आपके दिमाग में बैठ ही जाएगी। तो कुल मिला के बात ये है कि यदि फोर्स की वैल्यू मैं 45 न्यूटन से कम रखता हूँ तो दोनों साथ साथ में चलेंगे। और मैंने वैल्यू कितनी दी थी? मैंने वैल्यू दी थी 25। तो डेफिनेटली ये दोनों साथ साथ में चलने ही हैं, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। ठीक है भाई, दोनों साथ में चलेंगे। साथ में चलने का मतलब उनका जो फ्रिक्शन है, दोनों का जो फ्रिक्शन है वो दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो सेम होगा, तो क्योंकि साथ साथ चल रहे हैं। तो अब मैं इसको सिस्टम मान सकता हूँ। यदि दोनों सेपरेटली चलते तो कभी गलती मत कर देना उनको उनका एक्सेलरेशन सेम मानने की। दोनों अलग अलग चल रहे हैं, सेपरेटली चल रहे हैं, तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। लेकिन इस केस में क्योंकि मैंने फाइंड आउट कर लिया कि दोनों साथ साथ में चलेंगे, क्योंकि जो फोर्स की वैल्यू है वो 45 से कम है, 25 ही है, तो दोनों साथ साथ चलने ही है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता चल गया कि वे दोनों साथ साथ में चलेंगे, तो मैंने पूरे को सिस्टम मान लिया। और सिस्टम पर नेट फोर्स इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इंटू इसका एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो एफ नेट कितना है सिस्टम पर, आगे की डायरेक्शन में 25, और ये सरफेस तो रफ है ही नहीं, स्मूथ है, तो इस पर पीछे कोई फ्रिक्शन लगेगा नहीं। सिस्टम पर, पूरा सिस्टम है ना, तो सिस्टम पर आगे फोर्स 25 है, पीछे कोई फ्रिक्शन है नहीं क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है। इक्वल्स टू मास कितना है सिस्टम का 15 इंटू ए, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 25/15, मीन्स 5/3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अरे बोले बच्चे थोड़ा सा दिमाग घूम रहा होगा, घनन 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 ऐसे हो रहा होगा। ठीक है, जो यहाँ से वैल्यू आ गई। अच्छा, इसको निकालने का दूसरा तरीका भी है। आप बोल दो कि मैं नहीं मानता सर, मैं नहीं मानता। क्या नहीं मानते आप? मैं ये नहीं मानता जी कि ये जो है दोनों साथ साथ में
मतलब दोनों साथ साथ में तो नहीं चल, दोनों साथ साथ में ही चल रहे हैं। तो आप ये बात नहीं मान रहे, आप ये पूछना चाह रहे हो इनके बीच में फ्रिक्शन कितना होगा। अच्छा, फ्रिक्शन तो आप तुरंत बता दोगे। सर मैं बता देता हूँ इनके बीच में फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है यहाँ पर 0.3 इंटू 50, 15 न्यूटन होगा। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो तब लगता जब इस बॉडी पे मैक्सिमम फोर्स जो आया था ना 45 वो लग रहा होता, तब इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता, तब इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता। अभी इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगेगा, कुछ और ही लगेगा। तो बोलो सर आप बता दो कितना लगेगा। वो मुझे भी नहीं पता, कैलकुलेट करना पड़ेगा, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो देखो वो कैलकुलेट कैसे करोगे, 5 kg का डायग्राम बनाओ। इस पर फ्रिक्शन तो आपको पता है कि आई डायरेक्शन में लगेगा, जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ एफ, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन की मुझे नहीं पता वैल्यू क्या होती। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वो वैल्यू वेरी करती है। जितना आगे फोर्स लगाओगे उतना फ्रिक्शन लगता जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, जितना फोर्स लगाओगे इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता जाता है। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन फिक्स होता है। म्यू एस इंटू एन जो फॉर्मूला होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए होता है, ना कि फ्रिक्शन के लिए। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन तो फिक्स होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन तो फिक्स ही होता है। लेकिन मुझे पता है दोनों ये दोनों साथ साथ में चल रहे हैं ब्लॉक, तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो नहीं लग रहा होगा इनके बीच में। इनके बीच में लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन भी लिमिटिंग नहीं लग रहा होगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन तब लगता है जब आप इस पर 45 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू हटा दो आप, 45 नहीं लग रहा ना, 25 लग रहा है। तो वो वैल्यू मान लेता हूँ कि एफ लग रहा है। तो यहाँ से एफ इक्वस टू इसका मास कितना है 5 इंटू एक्सेलरेशन इसका ए मान लेता हूँ, क्योंकि दोनों साथ में चल रहे हैं, एक्सेलरेशन दोनों का साथ में सेम होगा। अब 10 kg वाले की बात करूँ, अब मैं 10 kg की बात करूँगा, इस पर इधर लगेगा लिमिटिंग, इधर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, और आगे एक फोर्स है ठीक है, और आगे एक फोर्स है 25 का। क्या ये बात आपको समझ आई या नहीं आई? बोलो 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 बोलो। अरे रे 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 रे, गलत कर दिया ना। इस पे फ्रिक्शन तो पीछे लग रहा था ना, अभी अभी तो बताई थी बात आपको। तो यहाँ से जो वैल्यू आई एफ नेट इसके लिए लिखोगे तो वो लिखोगे 25 माइनस एफ इक्वल टू इसका मास 10 इंटू इसका एक्सिलरेशन। तो अब दो इक्वेशन आ गई आपके पास, और अब दो इक्वेशन से तो एफ की वैल्यू कितनी है 5a, तो उसमें पुट कर दो। तो 25 माइनस एफ की जगह 5a इक्वल टू 10a, सो 15a इक्वल्स टू 25। एक्सेलरेशन इज सेम विच वी आर गेटिंग अर्लियर। जो एक्सेलरेशन आपको पहले मिल रहा था वही एक्सेलरेशन यहाँ पे मिल रहा है 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। एंड यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन from here. F equals to 5 into A means 5/3, that is 25/3 न्यूटन। यहाँ से आपको फ्रिक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। इनके बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन किस टाइप का है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्यों स्टैटिक होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे हैं। पूरा सिस्टम तो मूव कर रहा है, पूरा सिस्टम तो मूव कर रहा है। आपने 25 न्यूटन लगाया तो ये सिस्टम यहाँ से नीचे से मूव करने लगा, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन नहीं कर रहे, दोनों साथ साथ में ही चल रहे हैं। तो कंबाइंड एक्सेलरेशन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, लेकिन आप फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू इंटू एन मत कर देना, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कुछ और ही होगी। यदि मैं यहाँ पर 45 न्यूटन का फोर्स लगा देता, यदि मैं यहाँ पर 45 न्यूटन का फोर्स लगा देता, तब क्या करो आप, मुझे पता है, मुझे तो पता है और आपको भी पता है, क्योंकि आपने वो वैल्यू निकाल ली ना एफ़ की वैल्यू आपने निकाल चुके हो आप ऑलरेडी। एफ़ की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो कि 45 न्यूटन तक साथ चलेंगे, मतलब मैक्सिमम फोर्स 45 निकाल सकते हैं। तो आपको पता है 45 वैल्यू आ ही कैसे थी, जब मैंने यहाँ पर क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन कंसिडर कर लिया था, तभी तो 45 वैल्यू आई थी। लेकिन मैं मान लेता हूँ कि भाई मैंने तो ये मान लिया कि 45 न्यूटन लगाने पे भी फ्रिक्शन एफ लग रहा है, मैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, एफ की वैल्यू कितनी आएगी। आपको पता है, मुझे भी पता है कि वैल्यू कितनी आनी चाहिए। पहली बात तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, एफ की जगह यहाँ 5a पुट करोगे तो ये हो जाएगा 15a, तो ए की वैल्यू आ रही है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वही एक्सेलरेशन है जो इनिशियली आया था 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों को साथ साथ में चलने के लिए। इतना या इससे कम एक्सेलरेशन होगा तो ही साथ साथ में चलेंगे। और ये वैल्यू देखो, यहाँ से एफ इक्वल्स टू 5 इंटू 3 पुट कर दोगे तो ये आ रही है 15 न्यूटन। और यही अभी आपने निकाली थी एफ एस उस वाली सरफेस के लिए, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस 3 इंटू एन कितनी हो जाएगी 50। ये वैल्यू 50 नहीं आई थी ना, देखो वहाँ से यहाँ से सब सेम आ रही।
ठीक है, ये बात आपके भेजे में खोपड़े में घुसी या नहीं? बोला 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 बोला। अब एक लास्ट और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लास्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, ये 10 kg का ब्लॉक है जी, ठीक है जी, और यहाँ पर ये है 5 kg का ब्लॉक। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर म्यू की वैल्यू है 0.3, म्यू के की वैल्यू है 0.2। इस वाली सरफेस पर भी इस बार फ्रिक्शन है और इसके लिए म्यू एस और म्यू के की वैल्यू है 0.2 एंड 0.1। मज़ा आएगा जी, मज़ा। क्वेश्चन काफ़ी लेंदी, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार होगा। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसके बाद में। ब्लॉक एंड ब्लॉक डायग्राम पर तो कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए खलास कर दोगे आप, खलास। अच्छा, यहाँ पर मैंने फ्रिक्शन लगाया भाई 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन, सॉरी फ्रिक्शन बोल रहा हूँ, यहाँ पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। तो पहले आप 10 न्यूटन या कुछ भी लिखा होता है उसको लिखते हो कोने में, यहाँ पे कोने में, यहाँ पे एफ फोर्स निकाल लेते हो। आप वो फोर्स निकालोगे जिस वाले फोर्स तक ये दोनों ब्लॉक साथ साथ में चलेंगे, ठीक है। तो आप वो वाला ब्लॉक पकड़ते हो जिसपे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो मुझे ऐसा ब्लॉक दिख रहा है 5 kg का, उस पर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। और फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि 10 kg 5 kg के रिस्पेक्ट में आगे जाना चाहेगा तो 10 kg पे तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे, लेकिन 5 kg का फ्रिक्शन लगेगा आगे, ठीक है। इसकी वैल्यू यदि मैं निकालना चाहूँ तो म्यू एस इंटू एन, म्यू एस ये एन हो जाएगा 50, तो यहाँ से ये आएगा 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, ठीक है। यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ नेट कितना है यहाँ पर 15 इक्वल्स टू मास कितना है 5 इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इतनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक वो साथ साथ में चलेंगे। तो मैं उसकी करस्पॉन्डिंग फोर्स निकाल दूँ कि कितने, इसके लिए फोर्स कितना चाहिए। तो यहाँ पर 10 kg का डायग्राम बनाओगे तो इस पर एक आगे फोर्स एफ लग रही है, इस वाली सरफेस पे एक 15 न्यूटन लगेगा, यहाँ से आया जो। लेकिन यहाँ पर भी कुछ होगा, इस बार यहाँ पर भी कुछ होगा। वो कितना हो जाएगा म्यू एस इंटू एन, इसकी लिमिटिंग वैल्यू म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस तो 2, लेकिन एन कितना होगा भाई इस 10 kg के लिए, एन नॉर्मल रिएक्शन, नीचे इस पर कितने फोर्स लगेंगे 15 इंटू 10 एम जी। लेकिन इसके लिए एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 + 5, क्योंकि इस वाले सरफेस पे दोनों ब्लॉक का वेट आएगा। तो 10 + 5 यानी 150। तो यहाँ पर पीछे की डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना है 30 न्यूटन, और ये 15 न्यूटन, मतलब 45 लग रहा है नेट फोर्स पीछे। तो इसके लिए एफ नेट इक्वल टू एम ही लिख दो। तो एफ नेट मतलब आगे की डायरेक्शन का फोर्स माइनस पीछे की डायरेक्शन का नेट फोर्स कितना है 45, इक्वल टू इसका मास 10 और एक्सेलरेशन यहाँ से देख लो 3। तो यहाँ से जो एफ की वैल्यू आ रही है 45 + 30 मतलब 75 न्यूटन, मतलब 75 न्यूटन या उससे कम फोर्स आप लगाओगे तब तक ये दोनों ब्लॉक साथ साथ में चलेंगे। 75 न्यूटन या उससे कम फोर्स लगाओगे तो दोनों ब्लॉक साथ साथ में चलेंगे। क्या ये कंडीशन यदि मैं लिखता हूँ दोनों ब्लॉक के साथ में चलने के लिए ये कंडीशन होगी, तो ये बात सही है या गलत है? ये बात सही है या फिर गलत है? तो भाई ये बात है बिल्कुल गलत। अभी मैंने बताया था कि यदि इस सरफेस पे भी अब फ्रिक्शन आ गया ना यार, तो ये ब्लॉक चलना ही तब स्टार्ट करेगा जब ये आप इस यहाँ से लिमिटिंग फ्रिक्शन को पार कर जाओगे। और इसके लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस इंटू एन, म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू एन 150, तो 30। तो यहाँ पर मिनिमम फोर्स आपको कितना चाहिए 30 न्यूटन। 30 न्यूटन फोर्स तो चाहिए ही चाहिए इस वाले ब्लॉक को आगे चलने के लिए, अदरवाइज ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि इस वाले सरफेस और इस वाले सरफेस के बीच में फ्रिक्शन जो है मिनिमम 30 न्यूटन तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रहा है। यदि उससे ज़्यादा आपने फोर्स नहीं लगाया तो नीचे वाला ब्लॉक चलेगा ही नहीं। पिछले वाले केस में ये बात सही थी कि 0 से ज़्यादा होते ही वो चलने लग रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे वाले सरफेस में कोई फ्रिक्शन था ही नहीं, म्यू की वैल्यू 0 थी। लेकिन इस वाले केस में ये ध्यान रखना, ये कंडीशन बन रही है। मैक्सिमम फोर्स 75 तक पास साथ साथ चलेंगे, लेकिन साथ साथ में तो चल लेंगे, लेकिन आपको ये बात पता चल गई होगी कि 30 न्यूटन मिनिमम वैल्यू होनी भी चाहिए। अच्छा, ये तो आपने फोर्स निकाल लिया। अब मैं देखता हूँ इसमें फोर्स लगाया कितना मैंने केस 1 में 10 न्यूटन का। तो इसका आंसर लिखोगे ब्लॉक्स विल नॉट मूव, ब्लॉक चलना स्टार्ट ही नहीं करेंगे।
ब्लॉक चलना स्टार्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि 30 न्यूटन जब तक फोर्स नहीं हो जाता तब तक ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं। अच्छा ये केस हो गया। अब सेकंड केस है, मैं फोर्स लगा देता हूँ इस पर 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का। तब मैं पूछता हूँ इनका एक्सेलरेशन बताओ, क्योंकि आपको पता है कि 75 न्यूटन तक इनको दोनों को साथ साथ में ही चलना है। 75 न्यूटन तक दोनों को साथ साथ में ही चलना है। और ये मिनिमम फ्रिक्शन जो इसको बिल्डिंग को तोड़ने के लिए चाहिए, हमें फिर बोलूँ कि इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा वैल्यू के लिए चाहिए, वो कितना है 30 न्यूटन। तो ये 30 न्यूटन से ज़्यादा है लेकिन 75 से कम है, तो मतलब दोनों ब्लॉक साथ साथ में चलेंगे भाई, दोनों साथ साथ में चलेंगे इस बार। तो साथ में चलेंगे तो इनका दोनों इनको मान लेता हूँ मैं सिस्टम मान लूँ। तो सिस्टम पर जो नेट फोर्स है एफ नेट ऑन सिस्टम इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है, आगे की डायरेक्शन में 50 माइनस पीछे की डायरेक्शन में कितना है, पीछे की डायरेक्शन में कितना है, म्यू एस इंटू एन। नहीं, अब मुझे पता चल गया क्योंकि ये सिस्टम चल रहा है, तब इस पर लगेगा म्यू के इंटू एन। यही तो इंटरेस्टिंग बात थी, क्योंकि अब ये सिस्टम चल रहा है। 30 न्यूटन से कम होता तो चल नहीं रहा था, लेकिन 30 न्यूटन से ज़्यादा हो गया और तो ये चलना स्टार्ट कर देगा। तो अब म्यू के यूज में लेगो, म्यू के इंटू 150। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 15 आएगी, ना कि 30, समझ गया। तो नेट फोर्स पीछे की डायरेक्शन में 15, तो नेट फोर्स हो गया ये। तो मास कितना है इसका सिस्टम का 15 इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 35 कस टू 15 इंटू ए। तो एक्सीलरेशन आ जाएगा 7/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस सिस्टम का टोटल एक्सीलरेशन ये हो जाएगा 7/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 7/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ये एक बात बताओ, यहाँ पर अभी इन दोनों सरफेस के बीच में क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा? बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। भले ही ये दोनों साथ साथ में नहीं चल रहे अभी, भले ये दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन तब लगेगा जब यहाँ पे फोर्स कितना हो जाए 75 न्यूटन। यहाँ पे 75 न्यूटन फोर्स होता तब यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता, लेकिन अभी फोर्स है 50 न्यूटन, दोनों के बीच में फ्रिक्शन लिमिटिंग नहीं होगा। तो फिर वो पूछ लेगा कि बताओ कि वो वैल्यू कितनी होगी। यदि लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लग रहा तो बताओ वैल्यू कितनी होगी। तो कोई बात नहीं, वो तो और इजी अपने लिए, अब तो सब जानते हैं अपन। देखो यहाँ पे मान लेता हूँ कि फ्रिक्शन एफ लग रहा है भाई, एफ लग रहा है, ये 5 kg। तो एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, दोनों साथ साथ में चलेंगे 75 तक। तो जो इसका एक्सीलरेशन वो इसका एक्सीलरेशन। इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा 10 kg पर। यदि 10 kg की मैं बात कर ही लूँ तो आगे की डायरेक्शन में कितना है 50, पीछे एक एफ लगेगा यहाँ पर, और नीचे वाला, नीचे क्या लगेगा इसमें नीचे क्या लगेगा इसके ऊपर, बताओ म्यू के इंटू एन या म्यू एस इंटू एन। क्योंकि ये 50 न्यूटन पर चल रहा है, अपने को पता है ना, जैसे ही 30 न्यूटन से ज़्यादा हो गया मतलब ये चलना स्टार्ट कर रहा है। मतलब इस वाली सरफेस के बीच में कैसा फ्रिक्शन है, ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन है मतलब म्यू के इंटू एन, मतलब 0.1 इंटू 150, मतलब 15 न्यूटन। तो यहाँ से इसके लिए एफ नेट कितना हो जाएगा 50 माइनस पीछे की डायरेक्शन में कितना है 15 प्लस एफ इक्वल्स टू इसका मास कितना है 10 इंटू इसका एक्सीलरेशन। तो दो इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल। तो क्या आप यहाँ से निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। ये कितना बचेगा देखो, ये हो जाएगा 35 माइनस एफ की वैल्यू 5a रख दूंगा मैं इधर, इक्वल्स टू 10a। तो 35 इक्वल्स टू 15a। यहाँ से एक्सीलरेशन की वही वैल्यू आ गई जो अभी आई थी 7/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम वैल्यू जो अभी आई थी वही आनी चाहिए थी, वही आ गई। अब यहाँ पे एक ही वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो तो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन मिल जाएगा। कोई दिक्कत आ रहा है वाला? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब मैंने बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया इस क्वेश्चन को यार, ये ध्यान रखना। यदि आपको समझ नहीं आए तो घबराना नहीं है, सबसे पहले तो अपने को घबराना नहीं है। ये थोड़ा टफ तो क्वेश्चन है, टफ तो बना दिया मैंने इसको। अच्छा थर्ड केस में ले रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन का। 100 न्यूटन का मतलब ये 75 से ऊपर चला गया, मतलब दोनों ब्लॉक साथ साथ नहीं चलेंगे, दोनों सेपरेटली चलेंगे। मतलब दोनों का, अच्छा दोनों सेपरेटली चलेंगे तो एक चीज़ तो ये यहाँ पर भी रिलेटिव मोशन होगा। मतलब यदि मोशन हो रहा है एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पर क्या लगेगा, अब म्यू एस यूज़ नहीं लोगे इन दोनों सरफेस के बीच में, अब म्यू के का यूज़ लेना पड़ेगा आपको। म्यू के का यूज़ लोगे क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो फिक्स होती है म्यू के इंटू एन।
म्यू के इंटू एन। अब आपको एफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शन वेरिएबल होता है 0 से लेके और मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू तक, लेकिन जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो गया, मतलब मोशन होने ही लग गया, तब वहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होती है म्यू के इंटू एन। तो पहली बात तो ये कि इन दोनों सरफेस के बीच में अब आपको कौन सा काम में लेना है, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन, क्योंकि फोर्स की वैल्यू 75 से ज़्यादा, मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होगा। ठीक है, अब आप इसको पूरे को सिस्टम भी नहीं मान सकते। सिस्टम तभी मान सकते हो पूरे को जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं था, दोनों ब्लॉक सेम एक्सीलरेशन से चल रहे थे तब। अब ये दोनों सेपरेट एक्सीलरेशन चल रहे हैं तो आपको दोनों के ऊपर इक्वेशन सेपरेटली लिखनी पड़ेगी, पहली बात ये। अब ये बताओ, इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा, आपको पता ही है कि जो फ्रिक्शन लगेगा इस पर आगे की डायरेक्शन में लगेगा। डायरेक्शन तो चेंज होने से ही, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई क्योंकि इस पर फोर्स आगे लग रहा है। आगे लग रहा है मतलब ये 10 kg का ब्लॉक 5 kg के रेस्पेक्ट में आगे जाना चाहेगा, तो 10 kg पे तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे, 10 kg पे तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे, लेकिन क्योंकि 5 kg का ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में पीछे छूट रहा होगा तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा आगे। और फ्रिक्शन की वैल्यू इस बार कितनी होगी, म्यू के इंटू एन। तो म्यू के की वैल्यू 0.2 इंटू एन, मतलब mg आएगा, इसके लिए 5 इंटू 10। यहाँ से इसकी वैल्यू आई 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। तो इसका एक्सीलरेशन लिख सकते हो, 5 kg के ब्लॉक का एक्सीलरेशन एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सिलरेशन। तो एफ नेट है कितना 10 इक्वल्स टू इसका मास है कितना 5 इंटू एक्सिलरेशन। तो इसका एक्सिलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका एक्सिलरेशन है ये, 5 kg के ब्लॉक का, ये 5 kg का ब्लॉक का एक्सिलरेशन है। अब मुझे चाहिए इसका एक्सिलरेशन, इसका एक्सिलरेशन कुछ और होगा, कुछ और होगा। आगे की डायरेक्शन में फोर्स कितना है 100, पीछे 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 पीछे, ये आगे 10 तो इस पर पीछे 10। अच्छा, इस वाली सरफेस पे म्यू एस या म्यू के, क्योंकि भाई ये सरफेस भी तो आगे मूव कर रही है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आया है, लेकिन ये तो पहले से मूव कर रही थी। जैसे यहाँ पे 30 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगेगा, ये तो मूव कर नहीं लग गई यहाँ से, बस यहाँ पे मूवमेंट नहीं था जब तक 75 से कम था तब तक, लेकिन अब 75 से ज़्यादा हो गया तो इस वाली सरफेस पर मूवमेंट आ गया। और यहाँ पर तो पहले से ही था, मतलब यहाँ तो म्यू के ही लग रहा था पहले से, अभी भी लग जाएगा म्यू के, मतलब ये इंटू 150 मतलब 50। तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, आई नेट फोर्स एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन करना है। नेट फोर्स कितना है इस पर 100 माइनस पीछे कितना फोर्स है 10 + 15 मतलब 25 इक्वल टू इसका मास इंटू इसका एक्सीलरेशन 75 इक्वल्स टू 10 है। दैट मीन्स एक्सीलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा। दिमाग में झंझनाहट हो गई बच्चों, दिमाग में झंझनाहट हो गई। मुझे पता है, 2 बादाम अपने साथ रख लो यार, बादाम खाओ आप, आलमंड्स खाओ आप, आलमंड्स आपके लिए, दिमाग के लिए सही रहेंगे। अब दिमाग में एकदम झंझनाहट हो गई होगी क्योंकि ये थोड़ा सा टफ तो है, और मैंने थोड़ा इसको और इंटरेस्टिंग इसलिए बना दिया, म्यू के और म्यू एस की वैल्यू अलग अलग लेके। जनरली ऐसा होता है कि म्यू एस और म्यू के की वैल्यू अलग से नहीं देता, सिर्फ म्यू लिख के दे देता। यदि म्यू लिख के देता है तो आपको दोनों सेम मानने हैं, यदि उसने सिर्फ म्यू दे दिया तो इसका मतलब म्यू एस और म्यू के की वैल्यू सेम है। लेकिन मैंने इसको अलग अलग दे दिया तो थोड़ा सा अत्याचार तो मैंने कर दिया आपके साथ, ये तो मैं मानता थोड़ा अत्याचार तो हो गया आपके साथ। ये क्या करें कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी मात नहीं गा सकते, इतना भयंकर कॉन्सेप्ट हो गया आपका, इतना भयंकर कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखते हैं कुछ कंस्ट्रेंट मोशन वाले क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक। कंस्ट्रेंट मोशन किसे बोलते हैं भाई, कंस्टेंट मोशन वो होता है विद कंडीशन, ऐसा मोशन जिसमें कुछ ना कुछ कंडीशन लगी हो, जैसे कि पुली वाले जो क्वेश्चन अपन ने देखे थे, जैसे ये रहा ये क्वेश्चन, ये है भाई 5 kg और इस डायरेक्शन में है 3 kg। यदि 5 kg नीचे जाएगा तो 3 kg को ऊपर आना पड़ेगा। कंस्ट्रेंट हो गया ना भाई, कंस्ट्रेंट एक दूसरे से ऐसे बंधे हुए कि भाई ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा ही आएगा। ये ऐसा नहीं कर सकता कि मैं नहीं जा रहा भाई, मेरा मूड नहीं, मैं तेरे साथ चलने के मूड में नहीं हो अभी तो मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं कर सकता ये बेचारा, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट है, इस पर कंडीशन लगी हुई है, ये चलेगा तो इसको चलना ही पड़ेगा।
इस केस में दोनों के एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन ये कोई बात नहीं हुई दोनों के एक्सेलरेशन सेम हो, ऐसा नहीं बोला मैंने ये बोला है कि भाई एक चल रहा है तो दूसरे को चलना पड़ेगा, मतलब एक का मोशन दूसरे पे डिपेंड है, कंस्ट्रेंट है, वो उस पर कंडीशन लगी हुई है कि भाई ये दूसरा चलेगा तो तुझे चलना ही पड़ेगा। तो जो कंस्ट्रेंट मोशन के जो क्वेश्चन अपन ने किए थे उनमें कुछ इंटरेस्ट लाने की कोशिश करेंगे अपन, और उसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला अभी याद रख लो यार, अभी आपको याद रखना पड़ेगा कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाई टेंशन फोर्स और नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स इज जीरो। क्यों जीरो है, क्या जीरो है, कैसे जीरो है, वो बाद में देखते हैं वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में। लेकिन अभी इतना याद रखो क्योंकि टेंशन एंड नॉर्मल आर इंटरनल फोर्स, तो वी इंटरनल कॉन्टैक्ट फोर्स, सो वी विल गेट द वर्क डन जीरो फॉर दीज फोर्सेस। बस इतना आपको याद रखना है फिलहाल। तो यदि ये वर्क डन जीरो होगा तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ टी डॉट एक्स इक्वल टू जीरो एंड नॉर्मल फोर्स एफ डॉट एक्स, वर्क डन यही होता है ना, एफ डॉट एस आपने सुना होगा। यहाँ पर एफ क्या है, फोर्स, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ एक्सपेंड करके, तो ये आता है एफ एस कॉस थीटा। ये आपको पता है वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस होता है, इसमें एफ फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट है, तो एफ एस कॉस डॉट प्रोडक्ट को जो एक्सपेंड करते हैं तो एफ एस कॉस थीटा यहाँ पे आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 180, यदि ऐसा होता है तो कॉस थीटा कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, ये याद रखो। यदि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में मीन्स थीटा इक्वल टू जीरो, यदि थीटा जीरो मीन्स कॉस थीटा 1 होता है, सेकंड। थर्ड, यदि फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, मतलब दोनों 190 डिग्री के एंगल पर है, तो थीटा इक्वल टू 90, थीटा 90 मतलब कॉस 90 जो होता है वो होता है जीरो। ये कॉस 90 जीरो हो गया तो वर्क डन हो जाता है जीरो। ये बात याद है आपको, ये नहीं याद है तो ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। अब अपन आगे पढ़ेंगे इसमें, तो आपको क्या करना है, नेट वर्क डन इनका जीरो करना है, तो इसको समीशन बोलते हैं। तो T1 x1 प्लस T2 x2 प्लस T3 x3 डॉट 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 इक्वल टू जीरो, मतलब टोटल जितना भी टेंशन का फोर्स होगा किसी भी कंस्टेंट मोशन के अंदर आप उनको टोटल ऐड करके जीरो कर दोगे। ऐसे नॉर्मल के लिए लिखोगे N1 x1 N2 वो नहीं लिख रहा मैं। अच्छा, इसी को आगे यदि मैं लिखना चाहूँ तो T1 डॉट V1 प्लस T2 डॉट V2 प्लस T3 डॉट V3, ये भी हो जाता है भाई जीरो। फिर इसको और लिखना चाहूँ T1 A1 प्लस T2 A2 प्लस T3 A3 इक्वल टू जीरो। यहाँ पर x डिस्प्लेसमेंट है, v वेलोसिटी है, a एक्सिलरेशन है। x डिस्प्लेसमेंट, v वेलोसिटी, a एक्सिलरेशन, x डिस्प्लेसमेंट, v वेलोसिटी, a एक्सिलरेशन। तो आपको ऐसे नेट फोर्स जीरो करना है। अरे बोलो, अब किसी से नहीं डरना है, सिर्फ नेट फोर्स जीरो करना है, अब किसी से नहीं डरना है। ऐसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे ही दूँ, आप भी क्या याद रखोगे यार। ये रहा क्वेश्चन जी, बोलिए जी, ठीक है। ये चले ऐसे, यहाँ पर एक पूल ये है और ये ऐसे है, ये है 5 kg एंड दिस इज 1 kg एंड इट इज गिवन द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज a, देन यू विल हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस वन। इसका एक्सेलरेशन मैं मान लेता हूँ कि a1 है फिलहाल, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। फिलहाल ये क्वेश्चन कंस्टेंट मोशन में अपन कर चुके हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, आपको पता है इसका आंसर भी क्या आएगा, दोनों में क्या रिलेशन होता है, एक दूसरे का दोगुना होता है, या फिर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो एक दूसरे का आधा होता है। मतलब एक इनमें से दोनों में से कोई एक दूसरे का दोगुना है, या फिर जो पहले वाला है वो दूसरे का आधा है, ऐसे बोलते हैं। नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आया, दिमाग का धुआं धुआं हो गया। ये वाले क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, इतना तो पता है ना आपको, जिसमें आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू में, मतलब मैंने क्या, ये A1 A2, फिर पुली का एक्सेलरेशन निकाला था, पुली इक्वल टू A1 प्लस A2/2 ऐसे करके निकाला था ना। क्या तुम्हें याद है, मैंने ही तुमको सिखाया था उस दिन सवेरे, क्या तुम्हें याद है,
बोलो हाँ मुझे या ऐसा नहीं बोलोगे आप, ये याद ही नहीं होगा। तो फिलहाल वो टेंशन अभी ख़त्म हो गई, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा कितना नहीं होगा। आप तो डायरेक्ट यहाँ पर टेंशन टी होगा, इधर टेंशन टी होगा, इधर टेंशन टी होगा। यदि ये दोनों टी टी तो इधर होगा टू टी। बस इतना पता होना चाहिए आपको, इतना पता होना चाहिए। अब आपको करना है समीशन ऑफ टी डॉट ए इक्वल टू 0, मीन्स यहाँ पर सिर्फ दो एक्सेलरेशन दो टेंशन है, इक्वल टू 0 आपको करना है, बस इतना करना है। इसमें टेंशन ऊपर ए नीचे, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट, मतलब एंगल है 180। 180 होते ही टी डॉट ए डॉट लगेगा यहाँ पे, T1 डॉट A1 वो हो जाएगा T1 A1 कॉस 180, और कॉस 180 -1 होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस टी इंटू ए। माइनस कैसे आया समझ गया ना, क्योंकि कॉस 180 के यहाँ पर 2T 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 2T। अच्छा मैंने मान लिया, क्योंकि मुझे पता नहीं था इसका एक्सेलरेशन क्या है, तो मुझे वो निकालना है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी मुझे नहीं पता, तो मैंने डायरेक्शन मान ली कि ऊपर है, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ऐसा मैंने मान लिया। मतलब यदि इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हुआ तो 2T की और A1 की डायरेक्शन सेम हो गई, सेम हो गई, मतलब कॉस की वैल्यू कॉस 0 आएगा अंदर, कॉस 0 1 होता है, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट लिखोगे 2T इंटू A1 2T इंटू A1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो A1 की वैल्यू आई A/2 आई, A1 की वैल्यू A/2। जब मैंने पुली के क्वेश्चन कराए थे कांस्टेंट मोशन में, तब आपने दो तरीके से इसको सोचा था। एक तो A1 A2 वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि इधर का एक्सेलरेशन A मान लो, इधर का 0 हो जाएगा, तो A1 ये डिवाइडेड बाई 2 करके, तो A/2 वहाँ पर भी आया था, और यहाँ पर डायरेक्ट निकाल दिया। आपको नहीं पता तो आपने निकाल दिया। अच्छा A1 की वैल्यू A/2 आई विद प्लस साइन, प्लस साइन ये प्रेजेंट कर रहा है कि आपने ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माना था, ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माना था, और एक्सेलरेशन की वैल्यू है पॉजिटिव, मतलब जो आपने डायरेक्शन मानी ऊपर वो सही है। ठीक है, आप बोलोगे कैसे, तो मैं क्या करता हूँ कि इस वाले एक्सेलरेशन को नीचे मान लेता हूँ। मैंने मान लिया कि मुझे नहीं पता, मैं तो मान रहा हूँ एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है। फिर क्या चेंज आ जाएगा इसमें, फिर क्या चेंज आ जाएगा, यहाँ पे 2T ऊपर A1 नीचे, मतलब दोनों के बीच में एंगल 180, तो यहाँ पे माइनस आ जाता, और माइनस आ जाता तो आप समझ ही सकते हो इस वाले टीओ को यदि मैं उधर ले जाऊँ तो 2T A1 इक्वल्स टू TA। यहाँ से A1 की वैल्यू क्या आती, -A/2, मतलब एक्सेलरेशन इसका आधा आ रहा है लेकिन अपोजिट, मतलब मैंने डायरेक्शन ये मान ली लेकिन आंसर आया नेगेटिव, मतलब मैंने गलत डायरेक्शन चूज करी है। ये डायरेक्शन ना होके डायरेक्शन ये होगी, वैल्यू तो वही आ रही है जो अभी आई थी A/2। ये बात आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोले बोले बच्चे, अरे बोलना प्यारे बच्चे, अरे कुछ तो बोल, इस मुंह को क्या सिल के बैठा है, इसको कभी तो बोल। ठीक है, अब मैं देखता हूँ दूसरा क्वेश्चन। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर एक कार है, प्यारी सी कार है, इधर चल रही है भाई 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक रस्सी बंधी है, एक रस्सी, यहाँ पर एक दूसरी कार ऐसी, एक दूसरी कार है, ये रही दूसरी कार, ये रही ये ऐसे सरफेस है। अच्छा, और ये यहाँ से एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 53 डिग्री का। आपको पता है यहाँ टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन। आपको क्या करना है, T1 इस बार T1 डॉट V1 आएगा क्योंकि वेलोसिटी की बात हो रही है, इक्वल टू 0। T1 यहाँ पर T किधर इधर, V किधर इधर, दोनों अपोजिट, मतलब 180 एंगल, मतलब माइनस आएगा, तो इसके लिए टेंशन T इंटू ये माइनस क्यों आया समझ गया। ऐसे ही इसके लिए T2 के लिए। अच्छा, अब क्योंकि T किसी एंगल पे, तो भाई आपको इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तो ये होगा T cos 53, ये हो जाएगा T sin 53। अब मुझे पता है कि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, मैं चाहूँ तो वेलोसिटी उधर भी मान सकता हूँ, उधर भी मान सकता हूँ, मानने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट में जो आंसर है यदि वो पॉजिटिव आता है तो जो डायरेक्शन आपने मानी थी वो सही है, यदि आंसर नेगेटिव आ जाता है तो डायरेक्शन आपने मानी वो सही नहीं है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। लेकिन मैंने क्या करता हूँ, अभी वेलोसिटी को इधर मान लेता हूँ। तो एक चीज़ मुझे बताओ, आपको सिर्फ ये वाला कंपोनेंट काम में लेना, ये वाला नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि इस वाले फोर्स के लिए और वेलोसिटी की एंगल कितना हो जाएगा 90, इन दोनों के बीच में एंगल 90, तो cos 90 0 हो जाता है। तो परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स है वो आपको काम में नहीं लेना फिलहाल। ठीक है, इतना समझ गए। अभी मैं देखूँ तो T cos 53
और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ से दोनों की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल हो गया 0 और cos 0 1 होता है। तो यहाँ से आपको यदि मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो t cos 53 इंटू वी इक्वल टू टी इंटू 8, टी से टी चला जाएगा, ये हो जाएगा 8 अपॉन कॉस 53, 8 अपॉन कॉस 53 का मतलब समझते हो ना आप। और हम कुछ नहीं समझते तो मैं समझा देता हूँ। 435 कॉस 53 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, बेस कितना है 3 अपॉन ये 45/3 मीटर पर सेकेंड। आंसर आएगा 45/3 मीटर पर सेकेंड, 45/3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि cos 53 की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है यहाँ पे 3 ये, और 37 का भी एंगल लगे हाथ बना ही दूँ, ये याद रखना है आपको। ये 37 यदि होता है तो सामने वाली साइड छोटी होती है, 53 होता है तो सामने वाली साइड बड़ी होती है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं? अरे बोलता है कि नहीं अच्छी? अरे तो बोलता क्या नहीं यार, अरे तू बोल दे यार। एक अच्छा क्वेश्चन ये है, एक रिंग है, ये रिंग, ये यहाँ पर पुली है तो मुझे भूली है क्या? ये रहा एक ब्लॉक, 10 kg इसका मास है, इधर जा रहा है नहीं इसकी वेलोसिटी देता हूँ मैं 4 मीटर पर सेकंड से, इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। अब जब ये छल्ला यहाँ से 37 एंगल बना रहा है तो यहाँ पर टेंशन टी होगी, इधर टेंशन टी होगी। आपको पूछ ली इसकी वेलोसिटी कब होगी, जब ये एंगल 37 बन रहा है तब। तो छल्ला की लापता फिरे, छल्ला की घूमता फिरे, लोगों से पूछता फिरे। क्या पूछ रहा है कि भाई 37 डिग्री पे मेरी वेलोसिटी बता दो, यही पूछ रहा है ये छल्ला। मैंने कहा ठीक है भाई बता देते हैं तेरी वेलोसिटी। मैंने मान ली इसकी वेलोसिटी इधर है और होगी भी, क्योंकि ये भी नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन आप इसको अपोजिट भी मान लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। लास्ट में जो वेलोसिटी आती है वो नेगेटिव आ जाती है, बस इतना ही फर्क पड़ता, और नेगेटिव आती है आप समझ लेते कि भाई वेलोसिटी उधर होनी चाहिए। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि भाई ये नीचे जा रहा है तो ये छल्ला ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि ये इस पर अच्छा। तो इसके लिए करना क्या है, T1 V1 प्लस T2 V2 कल टू 0। इधर टेंशन ऊपर, वेलोसिटी नीचे, टेंशन की वैल्यू T माइनस लगा दिया मैंने पहले ही। आप समझ गए क्यों? क्योंकि टेंशन और वेलोसिटी एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब cos 180 cos, समझ ही गए अब तो। T2 का इधर कंपोनेंट T cos 37 इंटू V, क्योंकि T का कंपोनेंट इधर आएगा T cos 37 और एक इधर आएगा T sin 37। तो sin 37 वाला काम मैं नहीं लूँगा, क्योंकि वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 0 आएगा, मतलब जो T डॉट V करूँगा तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और ये क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos 37 इंटू V इक्वल टू 4, क्योंकि T टू T कट जाएगा, इसको मैं इधर ले गया। तो यहाँ से V की वैल्यू आ रही है 4 अपॉन cos 37। और जैसा कि आपको पता है cos 37 वाला जब अभी मैंने बताया था तो उसकी वैल्यू होती है 4/5, मतलब इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, वापस बना दूँ क्या यार, आप भूल जाते हो मुझे पता है। cos 37 मतलब ये 3, ये 4, ये 5। तो cos मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है 4, ये है 5, समझ गया। यदि sin 37 निकालना हो मुझे तो 3/5 आएगा। और 53 में आप समझ ही गए होंगे, अब तक नहीं समझे तो समझ लो। 53 जब होता है तो सामने वाली साइड बड़ी होती है, ये इस तरह से होता है जी, बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है। आप ये समझ गए कि नहीं समझे? तो ये समझ ही लेना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपके व्हाइट बोर्ड पर प्रेजेंट है कुछ इस तरह से। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा जादू का छल्ला, ये रहा, ये रहा, ये रहा जादू का छल्ला, ये रहा, ये रहा, ये रहा। यहाँ पर एक है कुछ है 10 kg का, जिसकी वेलोसिटी है इधर 10 मीटर पर सेकंड। अब ये सारी तो ऊपर कनेक्टेड हैं। अब मैंने एक कमाल कर दिया भाई, इन तीनों को पकड़ के ऐसे एक ब्लॉक रख दिया जिसका वेट है 10 नहीं, इसका वेट मान लेता हूँ मैं, कितना मान, आप बोलो, इसका वेट मैं मान लूँ 15।
सॉरी वेट है ना, तो 15 kg मानना पड़ेगा ना, 15 kg। अच्छा जी, अब मुझे निकालना है इसकी वेलोसिटी बताओ, यदि इसकी वेलोसिटी पता है तो। सबसे पहले टेंशन की बात करें तो यहाँ पर टेंशन, इधर टी, इधर टी, इधर टी, इधर टी। क्यों टी? क्योंकि रस्सी तेम तो टेंशन तेम, रत्ती तेम तो टेंशन तेम, क्योंकि पूरी रस्सी सेम है भाई, पूरी रस्सी सेम है तो टेंशन हर जगह पे सेम लगेगी। यहाँ पर कितनी हो जाएगी? ये 2D, इधर 2D, इधर 2D। इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ कि इधर है, इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ इधर है। मैं क्यों बोल रहा हूँ मान लेता हूँ? क्योंकि मैं अपोजिट डायरेक्शन में भी मान सकता था। यदि आंसर पॉजिटिव आ जाता तो फिर उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, यदि आंसर नेगेटिव आया तो जो मानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी। इतनी सी बात है। करना क्या है आपको? समेशन ऑफ टी डॉट वी इक्वल टू 0। तो इसके लिए टी डॉट वी करो तो इसका टी इधर, वी नीचे, मतलब माइनस तो आएगा ही आएगा, माइनस आना ही, क्योंकि 180 का एंगल। इसके लिए टी कितना है इस पर? टोटल टेंशन 2T मतलब 60, और इसकी वेलोसिटी भी मैंने इधर मानी है, मतलब दोनों के बीच में एंगल 0, तो ये आंसर आएगा। बोलो बोलो बोलो। इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो 6TV इक्वल टू T इंटू 10। तो यहाँ से वेलोसिटी जो आ रही है 10/6, 5/3 मीटर पर सेकंड आ रही है भाई। और वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव क्या शो करती है? कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी मानी है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी मानी है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है। ये बात सही है? बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही आप अनंत क्वेश्चन अनंत काल तक कर सकते हो। एक क्वेश्चन जो कि आया था आपके लिए सही में, उसको मैं बता दूं। या पूरी दोनों फिक्स है, ऊपर फिक्स है लेकिन पुली तो मूव करेगी। इधर एक ब्लॉक है भाई और इधर भी एक ब्लॉक है भाई। इसकी यहाँ पर वेलोसिटी उसने दे दी थी 10, इधर इसकी वेलोसिटी दे दी थी 10। मास से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कुछ भी रख सकते हैं भाई। ये 10 है, ये भी 10 है। चलो, यहाँ पर एक मास है कुछ m, आपको बतानी थी उसकी वेलोसिटी। यदि ये एंगल यहाँ से 37, ये भी 37, आपको पता है इस पॉइंट पर टेंशन ये टेंशन ये। टी का इधर कंपोनेंट इसकी वजह से आएगा T cos 37, और इसकी वजह से भी आएगा T cos 37, और साइन वाला इधर रहेगा, जो मैं हटा दूंगा क्योंकि वेलोसिटी यहाँ तो इधर होगी, यहाँ तो इधर होगी, मतलब वेलोसिटी और टेंशन परपेंडिकुलर होंगे, मतलब साइन वाले कंपोनेंट नहीं लेने, क्योंकि यदि 90 डिग्री का एंगल बनता है तो cos 90 0 हो जाता है, इसलिए वो हटा देगा। आपको करना क्या है? टी डॉट वी इक्वल टू 0। इसके लिए देखो टेंशन इधर लगेगी, टेंशन इधर लगेगी, क्योंकि रस्सी सेम है तो पूरी रस्सी में टेंशन सेम होगी। यहाँ पर टेंशन लेकिन 2T हो जाएगी। नहीं, ऐसा मत बोल देना। ऊपर की डायरेक्शन में कितना है? देखो ये वाली तो इधर लगेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इस पर नेट कितनी टेंशन हो जाएगी? 2T cos 37। क्या ये बात आप समझ पाए? 2T cos 37 यहाँ पर आएगी भाई, इस वाली रस्सी पे। समझ गए होंगे आप? तो इसके लिए मैं लिखूँ और इन दोनों के लिए लिखूँ, तो इसके लिए मैं यदि लिखता हूँ सबसे पहले तो टी डॉट वी, तो क्योंकि टी और बी एक दूसरे के अपोजिट, तो -T इंटू 10 प्लस उस वाले के लिए भी -T इंटू 10। ये बात समझ गए आप? ये 10 इधर प्लस इसके लिए लिखो। अब मैं इसकी वेलोसिटी मान लेता हूँ कि इधर है, नीचे भी मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वो आंसर मैंने आपको कितनी बार बता दिया, उसी हिसाब से आंसर है। तो 2T cos 37 इंटू वी इक्वल टू 0, क्योंकि v और टेंशन सेम डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। cos 37 की वैल्यू 4/5 ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। तो 2T इंटू 4/5 इंटू वी इक्वल टू, ये हो जाएगा 20T, इधर चला जाएगा तो ये 20T। टी से डी गया जी, कहाँ गया पता ही नहीं चला। 4/5 20G, v इक्वल टू 25/2G, 12.5 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वैल्यू CD होगी जी। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव आ रही, तो जो डायरेक्शन मानी थी वो सही है, जो डायरेक्शन मानी थी वो सही है, कोई दिक्कत अब नहीं है। तो इस तरह से किसी टाइप के क्वेश्चन यदि इसमें आ जाएं कंस्टेंट मोशन में, तो उनकी बैंड बजा दोगे या नहीं? बोलोगे कि नहीं? अब बोलोगे या नहीं बोलोगे? ठीक है ना? अब इस बात को समझ रहे हो? ये बात कैसे आई है, समझ गए ना? बोलो। तो आज की कार्रवाई यहीं समाप्त की जाती है। थैंक यू सो मच।